आज हम गिरीश कर्नाड के एक फेमस वर्क द फायर एंड द रेन को डिस्कस करेंगे। गिरीश कर्नाड बिल्कुल ये वही है जो एक था टाइगर मूवी में आपने देखा होगा। ठीक है, बाकी आप गूगल करके देख सकते हो। तो यहाँ पे एक्टिंग की बात तो अलग ही है और राइटर उससे भी बेस्ट है। ये जो वर्क है एक छोटा सा मेन सीन है महाभारत का, और बहुत बड़े बड़े संस्कृत स्कॉलर भी इस सीन को नहीं उन्होंने ध्यान दिया। तो यही मैं बता रहा हूँ कि ये जो मिथिकल सीन है, इसी सीन ने गिरीश कर्नाड को मूव करवाया। उन्हें लगा कि महाभारत के इस सीन को किसी ने कैप्चर नहीं किया, तो मुझे लिख के लोगों को बताना चाहिए। और साथ ही साथ एक चीज़ और भी है इसमें कि एक प्रेस्टिजियस एक अवार्ड चल रहा था, दैट इज़ कॉल्ड द ग्यूथरे थिएटर ऑफ द मिनेपोलिस यूएसए। एक थिएटर है यूएसए का। इस थिएटर ने गिरीश कर्नाड को बोला कि एक कमीशन किया हिम टू राइट अ प्ले, अ ब्यूटीफुल प्ले, कि एक प्ले लिखो बहुत हट के। तो तब गिरीश कर्नाड ने इसको, यानी ये जो वर्क है हमारे पास इन कन्नड़ लैंग्वेज, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया 1998 में। आप इसे देख सकते हो, ट्रांसलेटेड वर्क है। गिरीश कर्नाड को अराउंड 37 ईयर्स लग गए थे इसको पूरे को समझने में और सुलझाने में और इसको एक तरह से मूव करवाने में, क्योंकि मुश्किल तो हो गई। क्योंकि एक तो महाभारत महाभारत का पुराना नाम जय संहिता, ठीक है। अगर जय संहिता कहीं लिखा हुआ है जैसे महाभारत, तो महाभारत के उस छोटे से सीन को कैप्चर किया है जहाँ पे पांडव दर दर भटक रहे हैं और एक एस्केटिक, यानी लोमश एस्केटिक, एक एस्केटिक तो आप समझते होगे, मतलब यानी बाबा टाइप या ऋषि टाइप, उन्होंने इस कहानी को बताया है। और उसके बाद जो है काफ़ी मेहनत लगी यहाँ पे गिरीश कर्नाड को इसके सारे पर्सपेक्टिव को सॉल्व करने में, समझने में, ट्रेसेस मूव करवाने में, हर ट्रेसेस को लेयर अप करने में, सर्टिफिकेशन करने में, और फिर ये हमारे आगे लेके आए हैं। तो कन्नड़ ओरिजिनली है ना, ओरिजिनली कन्नड़ में लिखी गई है एंड हैज़ नाउ ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। तो अगर इसको देखते हो इस कहानी को, तो इसमें कई सारी थीम देखने को मिलेंगी हमें, और यही पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। लव जो कि थीम है, जेलसी जो कि इम्पॉर्टेंट थीम है, और लोनलीनेस, ठीक है, एज इट स्वीप्स टूवर्ड्स एन अनएक्सपेक्टेड वे। जैसे हम मूव करेंगे तो उसमें और भी कई कई चीज़ें आने लग जाएंगी। तो और इसमें जो है अभी एक्शन जो है इस प्ले का पूरा सेंटर्ड अराउंड द 7 ईयर लॉन्ग फायर सेक्रीफाइस। इसमें फायर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिखाया गया है। इवन वैदिक एज में है तो महाभारत अगर हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू सिनेरियो, अगर हरियाणा के इससे, तो 900 BCE, ठीक है, 900 BC, क्योंकि ओवरऑल महाभारत के सीन को यहीं पे कैप्चर किया गया था। तो 900 BCE है, और इस महाभारत के एक छोटे से इंसिडेंट पे ये पूरी जो कहानी है उसको फोकस किया गया है। उसको मतलब बहुत अच्छी तरह से गिरीश कर्नाड ने हम सबको बताया है। और इनकी वजह से ये जो फायर एंड द रेन है, सेक्रीफाइसेस इसमें बहुत ज़्यादा दिखाया गया, जो कि उस टाइम पे अगर वैदिक एज में अगर आप जाते हैं तो सेक्रीफाइसेस है। और ये जो वैदिक एज में साथ ही साथ जो गॉड है, तो आपने देखा होगा पुरांदर। पुरांदर उस ज़माने में इंद्र को कहते थे। तो इंद्र जो है वो सभी भगवानों के मेन भगवान माने जाते थे। तो सभी लॉर्ड में से सबसे टॉप वाले जो लॉर्ड हैं वो इंद्र। तो पुरांदर का टाइटल मिला है। और रेन जैसे बारिश वारिश ये सब करवाना है किसकी पावर में, अगेन इंद्र की। तो इंद्र भगवान का यहाँ पे रोल है, और साथ साथ जो है वैदिक पूरा टेस्ट मिलेगा आपको। और फायर एंड द रेन का कंसेप्ट जो है, किस तरह से फायर यहाँ पे सेक्रीफाइस को डिनोट करेगी, एंड द रेन क्या है वो मैं आगे जब कहानी मूव करेंगे, बिल्कुल एंड में भी जब मूव करेंगे तो हमें पता चलेगा जो ब्रह्म राक्षस है उसे कैसे इस बारिश से जो है वो मोक्ष मिलेगी। ठीक है, तो मिलेगा। तो ये वो जो पूरा कंसेप्ट है इस पूरे को हमें समझना है। अब फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले जेनेसिस ऑफ द प्ले देखते हैं, इट मीन द रूट्स ऑफ द प्ले, कि ये कहानी ऐसे क्या चीज़ थी जिससे इंस्पायर करा गिरीश कर्नाड को कि वो इस तरह की राइटिंग हमारे बीच में लेके आए। अब यहाँ पे देखते हैं जेनेसिस, जिसने कर्नाड को मूव किया। तो गिरीश कर्नाड की फायर एंड द रेन इज द सिक्स्थ इफेक्टिव प्ले विच डिपेंड्स ऑन द फैंसीफुल सीन्स फ्रॉम द महाभारत, ठीक है। द प्ले वॉज इनिशियली रिटन इन द कन्नड़। अच्छा, कन्नड़ भाषा में लिखी गई थी, तब नाम क्या था, अग्नि मट्टू मलई, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, फैक्ट याद रख सकते हो। डिसाइफर्ड एज द फायर एंड द रेन इन इंग्लिश, इसी को फायर एंड रेन कहते हैं। मट्टू मीन्स एंड, अग्नि फायर, एंड द रेन मीन्स मलई। The Girish Karnad is the act of the utilizing the antiquated legend into his plays। तो अपने प्ले में वो बहुत पुराने पुराने जो है लेजेंड को उसको ऐड करते रहते हैं वो।
skillfully determines the old fantasy with the essential changes usage। जैसे कई सारे आपने और भी पढ़ा होगा गिरीश कर्नाड के वर्क, जैसे नागमंडलम हो गया, और एक और फेमस वर्क है दी हायावादनी, ठीक है, हयावादनी जिसे कहते हैं। तो ऐसे कई सारे संस्कृत वर्क है जिनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। इन ए सिमिलर कस्टम द प्ले ऑफ द कन्नड़ डिपेंड्स ऑन द लेजेंड ऑफ यवाकरी, याजना एंड इंद्र। तो एक जो लेजेंड थी, जो लेजेंड है महाभारत में, उसी के ऊपर बेस इन्होंने ये राइटिंग लिखी है। इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द फायर एंड द रेन द कन्नड़ हिमसेल्फ क्लैरिफाई, खुद उन्होंने बताया, देखो द मिथ ऑफ द यवाकरी और द यवाकृता ऑकर्स इन द चैप्टर नंबर 135 to 138 ऑफ द वन पर्व ऑफ द महाभारत। तो 135 से लेके 138, ठीक है। तो वो जो वन पर्व है, अगर महाभारत खोलोगे तो कितने 18 उसमें खंड में है। द 14 जो पार्ट है दैट इज़ द गीता, ठीक है। ऐसे उसमें जो वन पर्व है, जो पेज नंबर 135 से लेके 138 है, जहाँ पे पांडव जो है वो वन में भटक रहे हैं, और जो एस्केटिक है यानी ऋषि हमारे पास लोमश है, ठीक है, लोमश ऋषि, वो उन ऋषि ने जो है ये पांडव को ये पूरी कहानी जो है ये बताई है। तो लोमश याद रख लेना, ठीक है। और जो पांडव को ये पूरी कहानी बताई है, जब पांडव जो है वो दर दर भटक रहे थे, क्योंकि ज़मीन जो है वो छीन ली थी, उसके बाद पांडवों को धक्के मार के निकाल दिया गया। तो जब वो इधर उधर घूम रहे थे, तब ये कहानी जो है, ये इंसिडेंट जो है, उस इंसिडेंट ने यहाँ पे मूव करा गिरीश कर्नाड को कि वो लिखे। आई हैव मेट दिस संस्कृत स्कॉलर दैट हु वर अनअवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द मिथ। तो मैं भी खुद मिला था संस्कृत स्कॉलर से, गिरीश कर्नाड बोल रहे हैं, और उन्हें खुद नहीं पता था ऐसा भी कोई सीन है। देन आई रीड द टेल एंड आई न्यू इट हैड टू बी टर्निंग टू प्ले। और मुझे लगा ये है वो चीज़ जिसको प्ले में लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको फैक्ट्स मिल चुके हैं। नाउ द समरी इज़ इम्पॉर्टेंट। बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि एंड में कई जगह कहानी जो है इसमें गलत बताई गई है। मतलब कई लोग जो हैं इस कहानी को डाल रहे हैं, ठीक है, इवन अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, मैं नाम नहीं लूँगा डायरेक्टली, पर वो जो एंड की जो कहानी है वो गलत दिखाई गई है, ठीक है। वो गलत पढ़ा रहे हैं या गलत बता रहे हैं या पता नहीं क्या है, पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे लास्ट का जो फेज़ है वो उतना सही नहीं बताया। सब मेहनत कर रहे हैं, सब सही बता रहे हैं, बट स्टिल, ठीक है, वो लास्ट वाला जो है वो थोड़ा सा देख के चलना है आपको। अब शुरू करते हैं हम समरी। यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है, तो हम कहानी करने वाले हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, दिस इज़ अ प्ले। तो ये प्ले है, तो प्ले है तो इतना हमें समझ के चलना है कि ऑन स्टेज होगा कई बारी, और कई बारी ऑफ स्टेज होगा। स्टेज को वैसे स्टेज और ड्रामा या प्ले इन सबको कभी लिखा नहीं जाता, बट स्टिल फिर भी ट्रेंड है। तो हमें यहाँ पे थिएटर के सारे ओरिएंटेशन उन सबको भी देख के चलना है। कौन सा कैरेक्टर जो है अब स्टेज पे है, कौन जो है अब सीन में है, कौन जो है वो सीन से बाहर है, इस तरह से। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारे पास दो यहाँ पे ब्राह्मण दिखाए गए हैं, एक रेबिया और दूसरा भारद्वाज। दोनों ब्राह्मण बिल्कुल एक तो पवित्र ब्राह्मण है, और ऊपर से इनमें जो रेबिया है वो इसेंट्रिक है, यानी, और साथ ही साथ अपने बारे में ज़्यादा इगोइस्टिक, इसेंट्रिक ये है। और जो दूसरी तरफ जो भारद्वाज है वो इतना ज़्यादा इसेंट्रिक नहीं दिखाया गया है, बट स्टिल, पर फिर भी भारद्वाज और रेबिया को अगर हम कंपेयर करते हैं तो रेबिया जो है वो बहुत ज़्यादा जो है जेलस और इसेंट्रिक इन सब से है, इन सब से भरा हुआ है, जो कि नहीं होता ब्राह्मण में। जैसे कि मैं अगर एस्केटिक है, दोनों ब्राह्मण है, तो फिर भी जो है ज़्यादा इसेंट्रिसिटी जो है और ज़्यादा जेलसी जो है वो रेबिया में देखा जाता है। और वहीं पे दूसरी तरफ भारद्वाज वो प्लेन है एज़ कम्पेयर टू द रेबिया। रेबिया से अगर कंपेयर करें तो प्लेन है, कि उतना ज़्यादा वो इसेंट्रिक नहीं है, बट स्टिल थोड़ा बहुत है, क्योंकि ह्यूमन है तो होगा ही। ये दोनों भाई हैं, ठीक है। तो ये दोनों भाई है, रेबिया और भारद्वाज। तो ये दो हमें सबसे पहले कैरेक्टर स्टेज पे दिखाए जाते हैं एज एन प्ले, क्योंकि प्ले चल रहा है तो स्टेज पे दो कैरेक्टर हैं, रेबिया एंड द भारद्वाज। और जब हम मूव करते हैं आगे, तो रेबिया के दो बच्चे हैं, तो दो लड़के हैं, एक का नाम परवासु और दूसरे का नाम अरवासु। याद करना आसान है, एक जैसा ही साउंड आ रहा है, परवासु एंड अरवासु। और वहीं भारद्वाज का एक लड़का है जिसका नाम है यवाकरी, ठीक है, यवाकरी है, और इधर क्या है, परवासु और अरवासु। तो पहले रेबिया भारद्वाज दोनों भाई हैं, उसके बाद रेबिया के फैमिली में दो लड़के हैं, परवासु एंड अरवासु, और भारद्वाज के फैमिली में यवाकरी। अब क्योंकि
ये जो सीन है ये उठाया गया है महाभारत से और जय संहिता से, जो कि एक बहुत खुद जिसका प्लॉट जो है ऐसे उनका वो एपिक है, तो प्लॉट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो जब हम यहाँ चलते हैं यहाँ समझने के लिए प्लॉट, तो प्लॉट क्या है? जब प्लॉट को खोजने के लिए निकलोगे, प्लॉट मीन दी रीज़न बिहाइंड द स्टोरी, यानी जो हम कहानी कर रहे हैं उसके पीछे अब रीज़न क्या है, क्या चीज़ है, किस चीज़ के ऊपर जो है ये कहानी चलने वाली है, यानी मेन चीज़ क्या है, और उन्हीं के ऊपर इन सारे कैरेक्टर को एफिक्स किया जाएगा। तो कैरेक्टर को जिस मूव करवाया जाता है वो प्लॉट होता है। तो हम यहाँ पे प्लॉट को जब देखने और समझने के लिए निकलेंगे, तो प्लॉट क्या है यहाँ पे कि एक विलेज है, उस विलेज में किंग है और उस विलेज में पिछले 10 साल से बारिश नहीं हो रही है। तो यहाँ पे प्लॉट को ये स्ट्रेंथन कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द फैब्रिकेशन ऑफ प्लॉट। तो हाँ, प्लॉट स्ट्रॉन्ग हो रहा है, 10 साल से बारिश नहीं हो रही है, तो अब यहाँ पे यज्ञ करवाना पड़ेगा, जो कि वैदिक एज का एक मेन पार्ट है, सेक्रीफाइसेस एंड यज्ञ। चाहे वो अश्वमेध यज्ञ हो जिसमें कि लैंड को कैप्चर किया जाता था, चाहे वो राजसूय यज्ञ हो जिसमें राजा बनवाया जाता था, चाहे वो सेक्रीफाइसेस करके रेन या बारिश करवानी हो, तो वहाँ बारिश करवानी थी। अब बारिश करवाने के लिए अब इनमें से उठाए जाएंगे। देखो परवासु जो है, परवासु की वाइफ का नाम है विशाखा, ठीक है, और अरवासु की जो है, अरवासु पसंद करता है प्यार में निताली, ठीक है, निटालिया या निटाली जैसे आपको प्रोनाउंस करना हो, वो उसके प्यार में है। और यहाँ हमारे पास यवाकरी है। तो अगर हम देखें तो अब राजा को सेक्रीफाइस करवाना है और साथ ही साथ हवन करवाना है, तो वो किन को उठाएगा? या तो रेबिया या भारद्वाज, या फिर परवासु अरवासु या यवाकरी। फीमेल को तो उठा नहीं सकते क्योंकि अलाउड नहीं था उस समय। तो अब इन 1 2 3 4 5, हाँ, पाँचों में से कोई एक है जो हवन करेगा। अब हवन करवाने के लिए सबसे पहले प्लॉट में ये भी है कि 7 ईयर, 7 साल लगातार जो है वो करना है, तब जाके जो है 7 साल का जो है वो होगा, तब वहाँ पे बारिश होगी। तो यानी इतने साल तक जो है वो हवन करवाना है। तो इसके लिए एक तो जवान चाहिए होगा, तो इतना तो पता है कि रेबिया और भारद्वाज में से कोई नहीं होगा, या तो परवासु या अरवासु या यवाकरी। एक बारी अरवासु के बारे में बता देता हूँ। अरवासु को इंटरेस्ट था डांस में, प्ले में, एक्टिंग में, परफॉर्मिंग में, और जो भी है इन सब में अरवासु का, यानी नाटक, नाटक में काम करना, नाटक दिखाना, जो कि अगेन ब्राह्मण के अगेंस्ट है ना, कि ब्राह्मण कास्ट में या ब्राह्मण कास्ट में ये सब अलाउड नहीं है, कि नाचना गाना बजाना ये सब अलाउड नहीं है। पर अरवासु का इंटरेस्ट उस तरफ बहुत ज़्यादा है, तो अरवासु तो आएगा नहीं। तो परवासु और यवाकरी इन दोनों में से ही कोई एक सेलेक्ट होगा, जो कि 7 साल का हवन जो है वो करवाना है, 7 साल तक जो है वो पूरा परफॉर्म करना है, तभी बारिश हो सकती है। तो फिर राजा ने चुना परवासु को, और जब एक को चुने और दूसरे को छोड़ दे, तो वहीं पे जेलस जैसा कंसेप्ट जो है वहीं से जन्म लेना शुरू कर देती है वो चीज़। तो अब यहाँ से जल गया यवाकरी। यवाकरी को लगा कि उसके अंदर उसे क्यों नहीं चुना गया, जबकि उसके अंदर भी सब कुछ है, उसको भी उतना ही आता है जितना परवासु का था, तो परवासु ही क्यों, मैं क्यों नहीं, और मेरे ना पिताजी को चुना गया, भारद्वाज को भी नहीं चुना, ना मुझे चुना, परवासु में ऐसा क्या है? तो यवाकरी को चुना, तो परवासु को चुना गया, राजा ने परवासु को चुना, तो परवासु चला गया 7 साल वो करने के लिए, यानी वो पूरा हवन टाइप का वो करने के लिए परवासु चला गया। विशाखा रह गई घर पे, अब उसे 7 साल तक रहना है। पर सीन में ट्विस्ट तब आता है जब ये पता चलता है कि विशाखा और यवाकरी यवकरी पहले एक दूसरे को जानते थे और बहुत करीब से जानते थे, यानी दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, ये क्लियर है पूरा। पर जब शादी हुई विशाखा की परवासु से, पर विशाखा की शादी हुई परवासु से, 1 साल तक तो इनकी लाइफ बहुत अच्छी चली, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। पर फिर 7 साल के लिए अब ये जाना पड़ रहा है, और उसके बाद लाइफ थोड़ी थोड़ी बोरिंग होनी शुरू होगी। और यवाकरी वहीं पे जल के बैठा हुआ था। यवाकरी को लगा कि परवासु को ही क्यों चुना, एक तो जिससे प्यार करा वो भी परवासु ले गया, और दूसरी जो मेन चीज़ है, यानी अब जब इस चीज़ पे बात आती है प्रोफेशन पे, तो वो भी परवासु के पास। तो यवाकरी बहुत ज़्यादा अंदर जेलस फील करता है, और इससे निपटने के लिए, कंट्रोल पाने के लिए, वो अलग से सेक्रीफाइसेस और वो एक तरह का तप करना शुरू कर देता है।
और वो प्रसन्न करना शुरू करता है द लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड इंद्र, जैसे पुरंदर के नाम से जाना जाता है। तो यानी इंद्र को इम्प्रेस करना है, तो अब इंद्र के लिए करना शुरू कर दिया उसने तप, और इंद्र फिर उसकी इस कठोर तप से जो है वो खुश होके प्रकट हो जाती है। अब यवाकरी इंद्र से, इंद्र बोलते हैं यवाकरी को, मांगो क्या चाहते हो। तो यवाकरी कहता है मुझे नॉलेज चाहिए, पूरे वेदों की नॉलेज चाहिए, पूरे ब्रह्मांड की नॉलेज चाहिए। पर इंद्र यहाँ पे उसको बोलते हैं कि इंद्र ने यहाँ पे बोला कि नॉलेज, एक तो सबसे पहले नॉलेज आने के लिए एक तो टाइम चाहिए, उसके बाद गुरु ही नॉलेज प्रोवाइड कर सकती है। और नॉलेज का कोई एक तरह का ऐसा नहीं है कि आप ऑल्टर करके या फिर उसे ट्रिम करके या फिर शॉर्टकट लेके पहुंच जाओ। नॉलेज एक खुद ही जर्नी है, उसमें हर पल हर टाइम निकालना पड़ता है, तो नहीं मिल सकती ये चीज़। यवाकरी फिर से लग जाता है इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, फिर इंद्र को मजबूर होके यवाकरी को नॉलेज देनी होती है वेदों की। पर नॉलेज और विजडम में यही फ़र्क है, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम यही है। नॉलेज मीन्स द नॉलेज, विजडम मीन्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द नॉलेज। एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हैं आप, उसको यूज़ कैसे कर रहे हैं, और यूज़ के लिए क्या चाहिए आपको, एक्सपीरियंस, जो कि नहीं है। तो वैसे इंद्र ने दे दी नॉलेज, जा तेरे को पूरे ब्रह्मांड की नॉलेज दे दी, पर उसको यूज़ करना, दैट इज़ कॉल्ड विजडम, विजडम नहीं मिला। ठीक है, विजडम इसे मांगा भी नहीं था, इसने सिर्फ नॉलेज मांगा था। यवाकरी को पूरी एक्सलेंट जो है वो पूरे ब्रह्मांड की नॉलेज हो गई है, पर उसके पास विजडम नहीं है। भारद्वाज के बाहर जो है, घर के बाहर अंधक यानी एक सेवक उनका वो खड़ा रहता है। ठीक है, अब नॉलेज लेके यवाकरी वापस आ रहा है। जब वो वापस आ रहा है तो वो अपनी खबर अंधक तक भिजवा देता है, यानी अपने सेवक के पास, कि जा बोल दे अरवासु को। अच्छा, परवासु को नहीं बोल सकते क्योंकि परवासु पहले कहाँ पे हवन में बैठा, वो करवा रहा है, वो उस पूरे रिचुअल और पूरे प्रोसेस को वो कर रहा है वो। ठीक है, तो उसे तो नहीं कह सकते। उसे बोला जा अरवासु को कह दे कि यवाकरी अरवासु से मिलना चाहता है। यानी उसने बोला अंधक को कि जा बोल कि मैं यानी यवाकरी अरवासु से मिलना चाहता हूँ। पहले टाइम तो थे नहीं कि भाई ऐसे घड़ी बड़ी लग रखी है तो टाइम देख के बता दे। उसने बोला जिस समय सूर्य सबसे ऊपर होगा, दोपहर का टाइम है नहीं, सबसे ऊपर जब होगा उस समय अरवासु मुझे मिले इस एरिया में। एक एरिया बता दिया, एक डेफिनेट एरिया, वहाँ पे। ठीक है, ये वाला सीन जो है वो हो गया। इस वाले सीन को हटा दो कि यवाकरी जो है वो अरवासु से मिलेगा एक पर्टिकुलर टाइम पे और इस जगह पे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, यवाकरी जब आता है तो वो देखता है कि रेबिया के घर के बाहर विशाखा, विशाखा जो है पानी भरने के लिए जा रही होती है, मटके में पानी भरने के लिए वो जा रही होती है नदी के पास। तो जब वो जा रही तो यवाकरी उसके पीछे जाता है, और पीछे जाता है और विशाखा से बातचीत करनी शुरू कर देता है। जब वो अच्छा खासा घर से दूर निकल जाती है तब, और यवाकरी उसे कहता है कि वो उसे प्यार करता है, वही सारी बातें शुगर कोट करना शुरू कर देता है अपनी बातों को, और फ्लैटर करना शुरू कर देता है एक तरह से, और इतना ज़्यादा इम्प्रेस कर देता है विशाखा को कि विशाखा को लगता है सच में यवाकरी उससे बहुत प्यार करता है। और ये दोनों वहाँ पे इतना ज़्यादा इनके बीच में प्यार बढ़ जाता है कि पेड़ के पीछे, ठीक पेड़ के पीछे, और सूर्य उस समय ऊपर निकला होता है, मतलब बिल्कुल सही टाइम होता है वो जिस समय यवाकरी ने अरवासु को भी बोला था। समझ रहे होगे आप, यवाकरी अब जो है विशाखा के साथ पेड़ के पीछे इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं, बहुत क्लोज आ जाते हैं और रोमांस शुरू हो जाता है। और वो जो मटका है वो बाहर रख देती है पेड़ के आगे की तरफ। तो अरवासु और नितलई, अरवासु और नितलई जो है वो वहीं से जा रहे होते हैं। अरवासु और नितलई, अब एक और है, दिस इज कॉल्ड दिस सब प्लॉट, इनकी एक अलग कहानी चल रही है। अरवासु के बारे में समझो, अरवासु नितलई से प्यार करता है, और नितलई जो है वो एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती है, और इस ट्राइबल कम्युनिटी में जो है वो अरवासु जो है वो नितलई से प्यार कर रहा है। ये ब्राह्मण है, वो ट्राइबल है। प्यार इतना ज़्यादा इनके बीच में गहरा है, इतना ज़्यादा गहरा प्यार है कि अरवासु नितलई ये आपस में बात करते चलते हैं, जिसमें नितलई अरवासु को ये कहती है कि आज जो है सूर्य ढलने से पहले, सूर्य अस्त होने से पहले तुम्हें वहाँ आना पड़ेगा हमारे ट्राइब में, और हमारे कम्युनिटी में ये बोलना पड़ेगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, वो शादी करवा देंगे। पर और मेरे जो है घर वाले, मेरे ट्राइब और जो मेरे पिताजी हैं वो सब वेट करेंगे, पर सूर्य ढलने से पहले आना है।
अगर ढलने के बाद आए और अगर तुम नहीं पहुँचे सूर्य ढलने से पहले तो मेरी शादी किसी और से करवा देंगे। तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो सिंगल डे दिखा रखा है और वही बातें करते आ रहे हैं वो। जब वो बातें करते आते हैं तो वो देख लेते हैं, वो देख लेते हैं उस मटके को। तो अरवासु को लगता है तो मेरे भाभी का मटका है, ये यहाँ क्या कर रहा है और यहाँ ऐसे इतना भरा हुआ कैसे। तो नेचुरली कहती है मैं देखती हूँ। वो जाके देखती है और उसे दिख जाते हैं कि पीछे विशाखा और यवाकरी वो दोनों इंटीमेट हो रहे हैं। नितलई मना करती है अरवासु को कि तुम मत जाओ, कोई नहीं, ये ऐसे ही रखा होगा। पर अरवासु फिर भी जाके देखता है और जब वो देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं कि यवाकरी, उसकी भाभी जो है वो यवाकरी के साथ है। और उसको देख के विशाखा भागती है सीधा अपने घर की तरफ, कि उसे डर बैठ गया और वो मटका वहीं छोड़ देती है। अरवासु पीछे से मटका लेके घर की तरफ जा रहा है। विशाखा जैसे ही घर तक पहुंचती है, वहाँ रेबिया उसके पसीने वाले चेहरे को देख के और वो डर को देख के कहते क्या, वो उससे पूछता है विशाखा से क्या हुआ। विशाखा कुछ नहीं बोलती, पर रेबिया जो है वो अपने कहते हैं शक्ति से पता कर लेता है कि विशाखा यवाकरी के साथ जो है इंटीमेट हुई है। और ये जान के उसे इतना गुस्सा आता है कि वो अपने बाल से एक ब्रह्म राक्षस बनाता है और इस ब्रह्म राक्षस को कहता है कि जा यवाकरी को भस्म कर दे, जहाँ भी यवाकरी दिखे उसे मार दे। और ये बात जैसे ही पता चलती है और विशाखा को बोल देता है रेबिया कि जा तू बचा ले, अगर तेरे से जितना बचाया जाए, जहाँ से तू मुंह काला करवा के जो भी तू ये उल्टे काम करके आई है, जा अब उसी को बचा ले, मैंने ब्रह्म राक्षस बना दिया। अगर वो बचना चाहता है तो उसे बता दे जाके, अगर बच सकता है तो वो बचना चाहे तो वो अपने यानी भारद्वाज यानी जो दूसरा ऋषि है जिसका लड़का है यवाकरी कि भारद्वाज के जो कुटिया है और जो आंगन है उससे बाहर ना निकले। अगर वो उससे बाहर निकला यानी अपने बाप के आंगन से बाहर निकला हो तो उसे ब्रह्म राक्षस भस्म कर देगा। विशाखा फटाफट भागती है यवाकरी के पास ये बताने के लिए और अरवासु भी ये सुन लेता है, वो भी जाता है भाग के बचाने के लिए यवाकरी को। पर विशाखा को पता था यवाकरी कहाँ मिलेगा, तो विशाखा वहाँ पहुँच जाते हैं। जबकि अरवासु जो है वो भारद्वाज के यानी अंधक यानी भारद्वाज के घर के बाहर जाके खड़ा हो जाता है कि यवाकरी आएगा तो इसको जल्दी से बता दूंगा। विशाखा जब यवाकरी से मिलती है कहती है कि इस तरह से हुआ, रेबिया ने अपने बालों से एक ब्रह्म राक्षस को बनाया, वो तुम्हें भस्म कर देगा। यवाकरी हंसता है जोर से। यवाकरी कहता है ये सब मेरी चाल है, मैं तुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, मैंने तुझे फंसाया है और मैं ये सब कुछ प्लान्ड है, ये सब प्री प्लान था, मैं जानबूझ के अपने बदला ले रहा था। क्यों परवासु ही इतना ऊपर क्यों चढ़ा, परवासु को ही वो मिला वो सेक्रीफाइस करने का और वो सारा कुछ सेरेमनी वगैरह जो भी है वो रिचुअल्स को, और परवासु के पास तू ही चलेगी, हर चीज़ में तुम आगे, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं बदला लेना चाहता था इसीलिए मैंने ये सारा कुछ किया। और उससे बोला मेरा ब्रह्म राक्षस कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास एक कमंडल है यानी एक लोटा सा, इसके अंदर जो पानी है इससे मैं जैसे उसके ऊपर मारूंगा वो खुद ख़त्म हो जाएगा और जब तक ये पानी है मेरा कुछ नहीं हो सकता। विशाखा बहुत गुस्से में होती है और वो पूरे उस पानी को नीचे गिरा देती है। जब यवाकरी ये देखता है कि अब उसके पास कुछ है नहीं तो वो पागलों की तरह भागता है, उसे लगता है अब तो मैं फंस जाऊंगा, अब गया मैं। और जैसे ही भाग रहा होता है उसे बीच में ब्रह्म राक्षस मिलता है और ब्रह्म राक्षस जो है उसे भस्म कर देता है। और जब अपने बेटे को भस्म हुआ देख के भारद्वाज देखता है उसके बेटे को भस्म कर दिया वो रेबिया ने, तो भारद्वाज फिर रेबिया को श्राप देता है। वो कहता है कि जा, ये मेरे श्राप है कि तू मरेगा और तेरे को मारने वाला तेरा खुद का बेटा होगा, वो तुझे मारेगा। ये बोल के वो भी अपने आप को भस्म कर लेता है। तो यहाँ से सीन से और पिक्चर से भारद्वाज गायब, यवाकरी गायब, यानी ये दोनों जो हैं वो गए। अब कौन बचे हैं? नितलई, अरवासु, परवासु और विशाखा। जब अरवासु घर की तरफ जाता है तो वो देखता है वहाँ परवासु आया हुआ है यानी उसका भाई। वो 7 साल के वो जो तब को वो बीच में छोड़ के आया होता है, उसको पता चल जाता है कि कुछ हुआ है ऐसा। तो जब वो यहाँ आता है कि ऐसा कुछ हुआ है ये पता करने के लिए, जब अरवासु देखता है परवासु को, तो परवासु को ये बात पता चलती है, वो पता करता है कि पता चल जाती है उसे कि विशाखा ने जो है वो यवाकरी के साथ ये किया। और ये बात पता चलने नहीं देती है विशाखा। देखो यहाँ पे मैं समझाना चाहूँगा, विशाखा जो है वो क्या कर रही है कि
परवासु को हल्की सी भनक लगती है, इसीलिए वो आया होता है देखने के लिए कि वापस कि थोड़ा देख के जाऊं कि क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। विशाखा जैसी परवासु आता है तो विशाखा जो है परवासु को बोल देती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया उल्टा सीधा जो आप समझ रहे हो, और आप जिसके पास मुझे छोड़ के गए हो यानी अपने पिता के पास, वो मेरे ऊपर कैसी नज़र रखते हैं ये कभी आपने सोचा। इस तरह से करके परवासु के इंटेंशन को घुमा देती है, और परवासु का जो दिमाग है वो पूरा घूम जाता है, वो शराब काम कर जाती है। और उसके बाद परवासु जो है वो रेबिया को एक जानवर समझ के मार देता है। उसको ऐसा लगता है दूर जानवर है, और वो तीर चला देता है और वो मर जाता है। बाद में पता चलता है कि वो उसके खुद के पिताजी है। अब यहाँ पे सीन ये है कि कई जगह क्या सच में अगर ऐसा है कि परवासु के दिमाग में यानी उसके जो पिता है वो इस तरह के जानवर बन गए थे कि जिसको उसने मार दिया, और ये जानवर जैसा वो एक इमेज दिखाना वो विशाखा का काम था। और विशाखा ने ऐसा इसलिए किया था कि परवासु को पूरा ये ना पता चले कि यवाकरी के साथ वो इंटीमेट हुई है, नहीं तो परवासु विशाखा को ही ख़त्म कर देता। और परवासु जब रेबिया को मार देता है ना मेरे पिता को, उसी समय अरवासु आता है। और अरवासु जब परवासु से पूछता है ये तुमने क्या किया अपने बड़े भाई से, कि पिताजी को मार दिया, बहुत गुस्से में होता है वो। तो परवासु कहता है पता नहीं, मुझे ऐसा लगा वो जानवर है कोई और मैंने चलाया और ये मर गए, चलो अब इनका अंतिम संस्कार करते हैं। तो अरवासु कहता है कि अंतिम संस्कार करते हैं। परवासु कहता है नहीं नहीं, मैं भी नहीं कर सकता क्योंकि वो हवन ज़्यादा ज़रूरी है, मैं छोड़ के आया हूँ, वो वर्षा ज़्यादा ज़रूरी है, तुम एक काम करो हवन कर दो। और ये एक काम करो तुम, सॉरी हवन नहीं, तुम एक काम करो कि अंतिम संस्कार कर दो। तो यानी परवासु अंतिम संस्कार नहीं करता, वो अपने छोटे भाई अरवासु को कहता है कि तुम ही कर दो, और वो अपने पिता को मार के चला जाता है क्योंकि उसका मानना है हवन जरूरी है। और अरवासु जो है वो रेबिया का यानी अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है। और वहीं पे दूसरी तरफ अरवासु के पास भी है, अरवासु जब अंतिम संस्कार करके जाता है तो वो लेट हो जाता है, तो निटलई जो है उसकी शादी किसी और से हो जाती है। तो यानी ये यहाँ पे जो है अरवासु की शादी जो है वो नितलई से नहीं होती। और जब अरवासु फिर वापस परवासु के पास जाता है जहाँ वो कर रहा होता है उस पूरे हवन को, तो वहाँ जब पहुँचता है तो परवासु अरवासु को देख के सारा जो है वो अपने छोटे भाई पे लगा देता है कि अरवासु ने यानी मैंने अरवासु ने मारा है अपने पिता को। वो अरवासु से पूछता भी है कि तुम यहाँ कैसे। तो अरवासु कहता है कि पिताजी की अंतिम संस्कार करके आ रहा हूँ। तो परवासु जो है वो अरवासु से पूछता है किसने मारा उन्हें। तो अरवासु बोल देता है बेटे ने मारा है, यानी बेटे ने मारा है ये बोल देता है। और बेटे ने मारा है तो परवासु जो है सबके बीच में उस पूरी भीड़ में कह देता है कि इसी ने पिताजी को मारा है अपने छोटे भाई पे। पूरी भीड़ बहुत गुस्से में हो जाती है क्योंकि ये इतना घोर पाप है कि अपने पिता को मार देना। तो इससे वो अरवासु को बहुत बुरी तरह से पीटना शुरू कर देते हैं। यही कहानी में क्योंकि प्ले के अंदर एक और प्ले चल रहा है, थोड़ा सा सीन अगर हम जाके देखते हैं, अरवासु यहाँ पे एक नाटक में हिस्सा लेता है, यानी एक नाटक भी कर रहा होता है वो इसमें। ठीक है, अब ये वो नाटक नहीं, ये नाटक नहीं कर रहा है वो, मतलब इसमें एक नाटक जो पूरा प्ले है, प्ले विद इन प्ले है, यानी एक प्ले का डायरेक्टर है वो वहाँ सीन पे आ जाता है। और प्ले का डायरेक्टर यानी जो नाटक की जहाँ परफॉर्मेंस वो किया करता था अरवासु, तो वो जो प्ले का डायरेक्टर है, जो मैनेजर है, वो आके निटाली के साथ या निटालिया के साथ अरवासु को बचा लेते हैं। यानी प्ले का मैनेजर डायरेक्टर जो वो है और निटालिया ये मिलके अरवासु को बचा लेते हैं और ले जाते हैं वहाँ से। फिर ये डिसाइड करते हैं अब क्या करें, क्योंकि इल्ज़ाम तो अरवासु के ऊपर लग गया। और अरवासु को ये बात पता थी कि परवासु ने मारा है रेबिया को यानी पिता को, क्योंकि उसी ने बोला था, वो तीर चलाया था, वो मर गए। तो ये बात सिर्फ परवासु को पता थी। अब अरवासु इसको लेके घूम रहा है कि बोझ को कि उसने अपने पिता को मारा है। तब ये डिसाइड करते हैं कि एक नाटक दिखाएंगे, क्योंकि वो नाटक का वो है ही वहाँ, एक नाटक दिखाएंगे और नाटक में सबको बुलाएंगे और उस नाटक में वही सीन को दिखाएंगे, उस तरह का सीन। यही सेम आपने देखा होगा इन हैमलेट, शेक्सपियर ने जो लिखी है, द प्रिंस हैमलेट और किंग हैमलेट। तो प्रिंस हैमलेट भी वो ही पूरा सीन दिखाता है ताकि वो पकड़ सके अपने चाचा को, जो कि इसके पीछे था, मेन वजह थी जिसने कि किंग हैमलेट को मारा है। तो वो हैमलेट का जो है वो द सेम वही वाला यहाँ पे ऐसा ही सीन
दिख रहा है। तो यानी अब ये प्ले विद इन प्ले एक छोटा सा नाटक करने वाले हैं ताकि ये पकड़ सके, ताकि समझ सके, दुनिया को समझा सके, उस गांव वालों को और आसपास लोगों को समझा सके कि अरवासु ने नहीं, परवासु ने मारा है, कि परवासु है असली जिसने कि मारा है। अब शुरू होगा यहाँ से दूसरा जो प्ले है कि वो किस तरह से अरवासु जो है वो कौन सा प्ले, अरवासु और वो एक्टर मैनेजर और निकला ये कौन सा प्ले करने वाले हैं जिससे कि परवासु को पकड़ेंगे। छोटा सा जो प्ले वो जो परफॉर्म कर रहे हैं उस प्ले में यानी इंद्र के ऊपर है। इंद्र के दो भाई थे, एक वृत्र और एक विश्वरूप। तो देखो सबसे पहले क्लैन ये ब्राह्मण कुल से था और ये क्षत्रिय कुल से और ये राक्षस कुल से यानी डीमन, ठीक है। तो इंद्र चाहता था किसी तरह से कि इसके ये जो दो भाई हैं ये ख़त्म हो जाए ताकि उसके साम्राज्य का बंटवारा ना हो और किसी तरह से वो जो है वो पावरफुल दिखे, नहीं तो ये दोनों रहे तो उसकी इतनी पावर जो है वो शो नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए इंद्र ने सोचा कुछ ऐसा बहाना लगाऊं जिसमें ये दोनों आए। तो इंद्र ने बोला कि वो अपने फादर के उस पर यानी अपने पिताजी के उसके ऊपर एक हवन करवा रहा है और उन दोनों को आना पड़ेगा, विश्वरूप को और वृत्र को। तो वृत्र याद रखना जो है रोल प्ले कर रहा है कौन, अरवासु। तो अरवासु किसका रोल प्ले कर रहा है, वृत्र का। और ये ध्यान रखना है बिल्कुल आपको। और अरवासु कैसे रोल प्ले कर रहा है वृत्र का, क्योंकि वो राक्षस बना है तो उसने मुंह पे मुखौटा पहन रखा है राक्षस का। तो राक्षस का मुखौटा पहनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि राक्षस का रोल प्ले किया है, ठीक है। तो उसके मुंह पे जो है मुखौटा है राक्षस का। तो इंद्र जो है ये पूरे एक तरह की सेरेमनी करवाता है, उसमें विश्वरूप को बुलाता है और इंद्र जो है धक्का मार देता है किसको, विश्वरूप को आग में, और इस तरह से विश्वरूप मर जाता है। और इस टाइम पे क्योंकि वो जब दोनों जाते हैं तो वृत्र को वो बाहर रोक देता है कि तुम बाहर रुको, विश्वरूप को आने दो पहले। फिर कहता है वृत्र को मैं तुम्हें बाद में बुलाऊंगा, अपने एक भाई को। और अंदर हवन चल रहा होता है, उस हवन में वो विश्वरूप को धक्का मार देता है और वृत्र को ये बात पता नहीं होती। और जब ये कहानी जो है, क्योंकि मैंने बोला ये सब परफॉर्म कर रहे हैं वो स्टेज पे, तो परवासु जब ये कहानी सुनता है तो अंदर इतना ज़्यादा उसके पेन होता है, बहुत ज़्यादा अंदर से वो टूट जाता है और वो क्या करता है अपने आप को आग में वो भी डाल देता है, वो भी ख़त्म हो जाता है। तो परवासु भी यहाँ पे गया। और जब ये देखता है कौन, वृत्र यानी अरवासु, कि परवासु ने अपने आप को आग में डाल दिया, तो अरवासु को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि परवासु ही बता सकता था खुद कि वो उसने अपने फादर को मारा है। अब मैं दुनिया को क्या बताऊंगा, मैं क्या बताऊंगा कि किसने मारा है, वो तो अभी भी ये सोचेगी कि मैंने ही मारा है। तो इसको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि पूरे स्टेज पे आग लगा देता है, क्योंकि इसके वो फायर वाला सीन चल रहा होता है, पूरे स्टेज पे आग लगा देता है। इतने में निटिलाई है वो वहाँ आ जाती है, वो अपने पति को छोड़ के आ जाती है और वो वहाँ आके इसको संभालती है। कहती है रिवेंज एक मेन चीज़ है, इसी रिवेंज से रेबिया और भारद्वाज आपस में भिड़े ख़त्म हो गए, इसी रिवेंज की वजह से परवासु और यवाकरी ये ख़त्म हो गया, अब तुम सेम रिवेंज को थर्ड लेयर पे कैरी कर रहे हो, रुक जाओ। और ये सब बोल रहा होता है, इतने में निठलाई का हस्बैंड और साथ ही साथ उसका ब्रदर यानी भाई वो आ जाता है। वो दोनों मिलकर निठलाई को मार देते हैं कि किस तरह से धोखा दे रही है अपने पति को, और उसके भाई को भी अच्छा नहीं लगता, दोनों मिलकर निठलाई को मार देते हैं। एंड सीन में दिखाया गया है कि अरवासु के हाथ में निठलाई की जो है वो डेड बॉडी होती है। अब यहाँ से एक चीज़ और समझना है आपको, ये इतना सीन जब चल रहा होता है इंद्रदेव आ जाते हैं, इंद्रदेव खुद प्रकट हो जाते हैं। और इंद्रदेव जब ये इतना सारा ये जो ब्लड शेड वगैरह और इतने सारे डेथ वगैरह, ये बिल्कुल एंड में कैटास्ट्रॉफे जैसा सीन हो जाता है बिल्कुल, तब इंद्रदेव आते हैं और इंद्रदेव बोलते हैं कि रुको। अरवासु को बोलते हैं कि तुम्हारे साथ बहुत कुछ हो गया। अरवासु को बोलते हैं मांगो, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या मांगते हो मांगो। तो अरवासु के हाथ में निठलाई की डेड बॉडी होती है। तो अरवासु निठलाई को देख के बोलता है, या निठलाई को उसको देख के इंद्र से बोलता है कि आप एक काम करो, इसको जिंदा कर दो। ये मैं वो एंड सीन बता रहा हूँ जहाँ पे कई जगह गलत देखा गया है या गलत बताया गया है कि अरवासु खुद कहता है कि निठलाई को जो है वो जिंदा कर दो। तो इंद्र कहती नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जो मर गया सो मर गया। अगर मैं इसको जिंदा करूँगा, बैक टू लाइफ लेके आऊँगा, तो सब के सब वापस जिंदा हो जाएंगे, और सब के सब वापस जिंदा होंगे तो दोबारा वही सीन होगा, फिर से दोबारा अरवासु, फिर से दोबारा परवासु, सब फिर होगा, फिर दोबारा एंड में निठलाई मर जाएगी, फिर से वही सीन होगा। तो ये नहीं कर सकता हूँ। इतने में ब्रह्म राक्षस वहाँ आ जाता है, प्रकट हो जाता है,
और ब्रह्म राक्षस अरवासु से रिक्वेस्ट करता है कि जब इंद्र तुम्हें कह रहे हैं कि मांगो तो एक काम करो, मेरे मोक्ष मांग लो। तो अरवासु फिर सोचता है क्या करें अब, ये तो कहता है, वो सोचता है इंद्र को, तो इंद्र कहता है ये भी नहीं हो सकता, मोक्ष नहीं दे सकता हूँ मैं, मोक्ष भगवान, मैं वो इतना बड़ा वो नहीं हूँ कि मोक्ष दे दूँ। तो अरवासु फिर सोचता है, अरवासु फिर कहता है एक काम करो, बारिश दे दो, बारिश मांग रहा हूँ। जैसे ही अरवासु बारिश बोलता है, बारिश मांग रहा हूँ, बारिश दे दो, उसी समय पे बारिश होनी शुरू हो जाती है। यानी इंद्र उसकी सुन लेते हैं और बारिश होनी शुरू हो जाती है। जैसे ही ये बारिश की कुछ बूंदें पड़ती है किसके ऊपर, ब्रह्म राक्षस के ऊपर, तो उसको भी मोक्ष मिल जाता है। तो यानी ब्रह्म राक्षस को भी क्या हो गया, मोक्ष मिल गया। और इतने में ही लोग जो है वो नाचना शुरू कर देते हैं। कई जगह से आवाज़ आती है, निटालिया इट्स रेन, बारिश हो रही है, देखो बारिश हो रही है। पर निटालिया तो ऑलरेडी जो है निटलाई, ठीक है, निटलाई ठीक है, वो ऑलरेडी जो है वो मर चुकी है। और सब वहाँ पे खुश हो रहे होते हैं कि बारिश हो रही है और उसको बुला रहे हैं, पर वो कोई जवाब नहीं देती। यहीं पे प्ले जो है वो एंड हो जाता है। बहुत ही इमोशनल को टच पे जो है ऐसे एंड किया गया है। और ये है पूरा जो रेन एंड द फायर, और द फायर एंड द रेन। ये वाली स्लाइड भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि देखो हम विशाखा की रेबिया है और भारद्वाज, यानी रेबिया को हम समझ सकते हैं कि किस तरह से ये इसके अंदर कोई भी ब्राह्मण वाले जो है एक्चुअली गुण नहीं थे, और कितना ज़्यादा ये एरोगेंट था, और कितना ज़्यादा ईगो सेंट्रिसिज्म इसमें देखा गया। और जो मेल डोमिनेंस और पेट्रियार्की का जो कोर एसेंस है वो इसमें हम समझ सकते हैं। तो पर हम देख सकते हैं रेबिया डाल देते हैं। अब देखो रेबिया के बारे में कि इंद्र गॉड ऑफ, देखो विशाखा इज़ लेफ्ट ऑन द मर्सी ऑफ द रेबिया। विशाखा को वो जो 10 साल के लिए, यानी 10 साल के लिए परवासु जो है, जो 7 साल के लिए, देखो यहाँ देखना आप, 7 साल के लिए परवासु जाता है और यवक्री जाता है 10 साल के लिए। ठीक है, तो 10 साल के लिए यवाक्री जाता है वो पेनेंस करने के लिए, तप करने के लिए, और वहीं पे जो परवासु वो 7 ईयर के लिए जाता है। तो विशाखा उस टाइम तक अकेली रहती है घर पे। एंड द फादर इन लॉ द अरवासु एंड हर लवर, ये शी बिकम्स अ विक्टिम ऑफ द परपेचुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड द टॉर्चर ऑफ हर फादर इन लॉ। किस तरह से वो उसे टॉर्चर करता था, देखो बीट सर, यानी रेबिया जो है वो विशाखा को मारता भी था। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या है, दैट ड्रैग्स हर बाय होल्डिंग हर हेयर, ठीक है, उसके बाल को पकड़ के उसे खींचता भी था। एंड यूज इज द ऑब्सीन एंड द डेरोगेटिव वर्ड्स, और गंदे गंदे शब्द भी इस्तेमाल करता था। जैसे उसने डेट ही कॉल सर अ रोविंग होर, यानी प्रोस्टिट्यूट तक बोल रखा है। तो देखो किस तरह से फादर इन लॉ, ऊपर से ये ब्राह्मण, और किस तरह के गंदे शब्द इस्तेमाल कर रहा है। एंड ए बफलो एंड इवन दी रोलिंग इन द मड, ठीक है, मिट्टी विट्टी में भी घसीटता था और ये सब कुछ। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ द प्रोटेक्टिंग ऑफ द डॉटर इन लॉ इन द एब्सेंस ऑफ द परवासु, तो एक तो हमारे पास है यहाँ पे परवासु जो कि एक एज एन सेक्सुअल लस्ट की तरह देखता था हमेशा विशाखा को। तो वहीं दूसरी तरफ जो हमारे पास है रेबिया, जब हम रेबिया के केस उसको देखते हैं और विशाखा के थ्रू, तब हमें पता चलता है कि रेबिया जो है उसके अंदर कोई भी ऐसे गुण नहीं है। तो यानी मेल डोमिनेंस और पेट्रियार्की, इसके साथ साथ एरोगेंस और इसेंट्रिसिटी और ईगोसेंट्रिसिज्म, ठीक है, ये सारा कुछ हमें इसमें देखने को मिलता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो अब यहाँ से चलते हैं कंटेंट की तरफ, उसमें ऐड कर रखा है, बस आपको चीज़ों को समझना, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो उसको आप नोट कर लेना। और प्लीज़ अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करो। और जो अगर स्पेशल आपको चाहते हो किसी पे मैं वीडियो लेके आऊँ, तो यार 15 से 20 दिन पहले जो है यहीं पे नीचे आप कमेंट कर दो, या लास्ट में जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, आप मुझे सीधा टेक्स्ट भी कर सकते हो। तो अब आते हैं द स्टोरी एंड द थीम, थीम को देख लेते हैं। तो कर्नाद uses the story of the Yavakri or the Indravitra in his drama, The Fire and the Rain, to explore the exploitative, the priestly class, human impulses and the negative trait. ये लाइन एज इट इज़ याद कर लो, इसे लिखा ना, कि ह्यूमन इम्पल्सेस दिखाया गया और नेगेटिव ट्रेट्स, उसका क्या असर आता है ये। द प्रोलॉग एंड द एपिलॉग आर द स्टोरीज पॉइंट ऑफ द डिपार्चर बिटवीन द प्ले 3 एक्ट्स। इस पूरे प्ले को 3 एक्ट में लिखा गया है। स्टार्टिंग में प्रोलॉग है जो वेरी एट द वेरी बिगनिंग लिखा जाता है, एंड में एपिलॉग, कुछ बातें और जो होती है उसमें ऐड की जाती हैं। तो प्रोलॉग और एपिलॉग के बीच में जो है वो हमारे पास यहाँ पे 3 जो है एक्ट में रखा गया है। भारद्वाज and the Rabia are revealed to be the brothers and the cousin, and the play departs from the event of the previous episode, introducing the new character, including the Nitilai, the tribal people actor, ये सारे भी डाले गए हैं, विशाखा the lover of the Yavakri, ये सब कुछ।
The character of the Parvasu is portrayed in the Fire and the Rain as a killer who purposefully the kills his father. अच्छा उसने सच में purposefully ही मारा है अपने father को out of the passion, suspicion, revenge, jealousy इन सब के basis पे. The drama transform is the identity scholar of the monk and the artist and the Nitilai, a tribal girl, through their genuine love and the narrative addresses the ये हटाओ the narrative Nitilai and the Arvasu with the theatre told in the conjunction of the parallel stories. कई सारे पैरलिज्म को देखने को मिला इसमें. इवन एलिगरी बहुत अच्छे यूज़ किए गए हैं इसमें. The most significant contribution is the myth of the Indra and the Vitra directly from the Rigved. ऋग्वेद जैसे चारों वेद में से ओल्डेस्ट वेद माना जाता है. इंद्र को मैंने बोला था पुरांदर बोला जाता है. 1028 हाइम्स हैं हमारे ऋग्वेद में. तो ऋग्वेद है जो कि अर्ली वैदिक फेज का है. वैदिक फेज में भी दो है, एक अर्ली वैदिक फेज, एक लेटर वैदिक फेज. अर्ली वैदिक फेज में ऋग्वेद और बाकी सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद वो बाकी वाले में. इसके बाद यहाँ द प्ले विद इन अ प्ले स्टारिंग द परफॉर्मर्स द अरवासु परवासु डिपिक्ट्स एज द डिपिक्शन ऑफ द ब्रदर अगेंस्ट. ये दिखाया गया इसमें. इंद्रवित्र की स्टोरी दिखाई गई है इसमें. और ये सब है प्रोलॉग. यहाँ से देखो द प्रोलॉग इम्पॉर्टेंट है ना. प्रोलॉग द प्रोलॉग एम्फेसिस द प्रोटैगनिस्ट इनर लाइफ को दिखाया गया प्रोलॉग के थ्रू. रिप्रेजेंट द फ्लेमिंग इम्पल्सेस एंड द लॉन्गिंग फॉर द अल्टीमेट इमेंसिपेशन थ्रू फायर. प्रोलॉग में कहीं ना कहीं पूरी सीन में दिखाया गया कि किस तरह से जो प्रोटैगनिस्ट है इसमें जो सेंट्रल कैरेक्टर है उसके अंदर क्या चाह रहा था वो, और उसके अंदर किस तरह का जो फ्लेम था, वो जो फायर है वो इम्पल्स फायर है. अंदर उसको क्या लगा था, अंदर कैसी आग बह रही थी. और इमेंसिपेशन थ्रू फायर कि किस तरह से मुक्ति भी आग ही दिलवाती है. जैसे परवासु ने मुक्ति हासिल करी है थ्रू फायर. और जब हम उधर जाते हैं यवाकरी के जो वो है पिता, तो उस तरफ भी हमने देखा कि किस तरह से फायर से मुक्ति हासिल की गई है. जैसे भारद्वाज ने ऐसे किया था. द फर्स्ट एक्ट सेंटर ऑफ द निटिलाई एंड द अरवासु लव मैरिज को दिखाया गया है. पहले उसमें अंधक को यवाकरी का ओपिनियंस दिखाया गया है. एंड द कर्नाद क्रिटिसाइजेस द ब्राह्मण्स प्रोपेंसिटी टू वांट द नॉलेज फॉर सेल्फिश रीजन. बहुत बड़ा पॉइंट मारा है कर्नाद ने ब्राह्मण के ऊपर कि किस तरह से ब्राह्मण जो है वो सिर्फ नॉलेज चाहते थे, इसलिए नहीं कि विजडम फॉर्म में नहीं, अपने सेल्फिश जो है एजेंडा को मूव करवा सके. द यवाकरी एंड हर फादर इन लॉ द malicious intent when the विशाखा wants him but he feels confident in his security. यवाकरी ने ये बोला, यवाकरी नोज जानता था वो कि उसके फादर इन लॉ के जो है वो गंदे इरादे हैं विशाखा को लेके. और यही कहीं ना कहीं वो वजह थी जिस वजह से वो जानवर दिखने शुरू हो गया और उसने मार दिया. The Parvasu is furious when he goes home to visit his wife in the second act and he uses an arrow to kill his father. ठीक है, आ रहा किस तरह से उससे. He is attacked by the king and the Brahmin and the wounded. अब ये किसके बारे में, अरवासु के बारे में. सारा इल्ज़ाम जो है उसने वो अरवासु पे डाल दिया था. He is attacked by the राजा ने मारा, ब्राह्मण ने मारा बहुत बुरी तरह से. The play The Vultures by Vijay Tendulkar and The Tale of the Fire and the Rain by Karnad both stresses the intrinsic evil. इंट्रेंसिक इविल को दिखाया गया. अंदर हमारे सबके अंदर जो है वो शैतान होता है. इन एक्ट 3 अ मैरिड वुमेन नेम निटिलाई विजिट अरवासु टू हेल्प हिम रिकवर. वो आती है उसे बचाने के लिए. अ फियर्स इमोशनल वर्ल्ड डिफाइड बाय द ग्रीड इविल इन कंट्रास्ट. तो किस तरह से एक और भी दिखाया गया है कि इमोशनल वर्ल्ड है और एक तरफ से हमारे पास जो ग्रीड वाला और इविल वाला वर्ल्ड है, उन दोनों को पैरेलल वे से मूव करवाया गया है. अरवासु रिसीव द गाइडेंस फ्रॉम द एक्टर मैनेजर ऑन द प्रॉपर मास्क एक्टिंग. मास्क एक्टिंग की गई थी. ये मास्क एक्टिंग के अगर हम ट्रेड्स देखते हैं तो अफ्रीका में परफॉर्म किया जाता था ये मास्क. ठीक है, कि मास्क लगा के जो है वो परफॉर्म करते हैं उन स्टेज में. ये अफ्रीका के कल्चर में था. और यही ना कहीं वजह थी कि अफ्रीका को इसी तरह से डीप कॉलोनाइज कर लिया गया अंग्रेजों द्वारा यानी ब्रिटिशर के द्वारा. ड्यू टू द जेलसी द इंद्र अटेम्प्ट्स टू मर्डर विश्वरूप and but he stops himself because of the Vritra status as demon. As a result, the Vishwaroop is knocked unconscious and the Indra is forced to back down. अच्छा, ये कहानी है, सिर्फ एक और कुछ लिख रखे हैं पॉइंट्स, बस आपको जो इंपॉर्टेंट लगे उसको आपको ऐड करना है. Through father, the Karnad play inside the play examines the reciprocal link between the theatre and the life. Very important कि प्ले के अंदर एक और प्ले मूव हो रहा है, द प्ले विद इन ए प्ले. तो रेसिप्रोकल लिंक बिटवीन थिएटर एंड लाइफ. तो एक तो थिएटर है और दूसरी तरफ लाइफ है. वो थिएटर से लाइफ तक पहुंचने का रास्ता है. द राइजिंग साउंड, क्योंकि बिल्कुल सही हमने देखा वो प्ले नहीं दिखा रहे थे. अगर हम वैसे देखते तो प्ले नहीं दिखा रहा था, वो ये बताना चाह रहा था कि सच में
कि फादर को किसने मारा होगा. The rising sound and the motion on the stage, such as the Indra ki laughing, the Vishwaroop ki scream, the Parvasuka terrified outburst, and all this stage orientation, the stage direction that makes this play a very beautiful writing, ठीक है, and very beautiful even the story. When the Arvasu brings her dead body in the site of the sacrifice, the Indra voice instruct her to request any blessing which will be given. तो भाई मांगो क्या मांगते हो. And Arvasu requests the Indra the Brahma Rakshasa to free the Brahma Rakshas. Rain symbolizes the heroic self-sacrifice of the Nitilai and Arvasu का human sacrifice. Very important. रेन किस चीज़ का सिंबल है. जो बारिश होती है एंड में उससे जो निटिलाई है उसने सेल्फ सेक्रीफाइस दिया है. दिस इज द मीनिंग दैट. ठीक है, तो ये समझना है आपको, ये द कोर मीनिंग. तो डायरेक्ट क्वेश्चन यही आने वाला है. द कमेंट ऑन द टाइटल. ठीक है, तो रेन किस चीज़ का सिंबल है. लास्ट में जो बारिश हो रही है कि निटलई ने किस तरह से कितना ज़्यादा सेल्फ सेक्रीफाइस किया. उसके बाद अरवासु का ह्यूमन सेक्रीफाइस कि वो सच में ह्यूमन था क्योंकि उसने डिमांड करी थी ब्रह्म राक्षस की और वो बारिश की वजह से उसे मुक्ति मिली है. द प्ले विद इन अ प्ले डिवाइस पॉपुलराइज बाय द शेक्सपियर के ब्रिज द गैप बिटवीन द मेन नरेटिव एंड द सब प्लॉट. तो अगर मेन नरेटिव है, जो कहानी का मेन नरेटिव है, और सब प्लॉट जो छोटी कहानियाँ और चल रही है, उन दोनों को अगर कनेक्ट करना, उन दोनों को एब्रिज करना, उन दोनों को अगर पैरेलल वे से मूव करवाना हो तो हमें प्ले विद इन प्ले का यूज़ करना चाहिए. और एग्जाम्पल हैमलेट. हैमलेट में ये यूज़ हुआ था. नाउ द क्वेश्चन निकालना है टू स्किम और टू ट्रेस द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जो हम ट्रेस करेंगे और देखेंगे क्या क्या हम लिख के आ सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में. तो अब यहाँ से द प्ले इज एक्सेप्शनली फॉर इट्स प्रिंसिपल. जैसा सब प्लॉट बहुत यूज़ हुए हैं इसमें, और सब प्लॉट सच में द प्ले विद इन ए प्ले इज ऑल्सो सब प्लॉट. और वहाँ पे जब निटलई का हम देखते हैं, निटलई एंड अरवासु, ठीक है, अरवासु इनकी जो स्टोरी है दैट इज़ ऑल्सो दिस सब प्लॉट. और ये सभी प्लॉट जो है वो मेन प्लॉट से कनेक्ट हो रहे हैं. और ये सारा जो है वो दिस इज कॉल्ड द शेक्सपियरियन स्टाइल. द प्ले बिगिंस विद द डोमिनेंट मिथ या वाकरी एंड इट प्लेसेस द एक्शन फॉलोज द realm of the mythical and the elements. वही सारी बातें इसमें लिखी हुई है, आप रोक के देख लेना तो लिख सको कैसे अच्छा लिखना है, कैसे बेहतर लिखना है. In the play, the character called the Parvasu shows who is the sibling of the Arvasu. He performed the custom functions of the petition to satisfy the god Indra. वो सारी कहानी है, लाइंस देख लेना क्योंकि देखो ये जो राइटिंग है इज़ अ पार्ट ऑफ द एपिक और इनकी इंग्लिश थोड़ी टफ हो सकती है, इसीलिए आप इसको ज़रूर पढ़ लेना कि किस तरह से लिखना होता है. उसके बाद यहाँ निटलई लाइक वॉइस पुल्स द रीडर्स कंसिडरेशन. शी हैज़ अ न्यूमरस ग्रेट क्वालिटी एंड एल्यूरिंग कैरेक्टर. तो निटलई सबसे इसमें प्योर कैरेक्टर है और सबसे अगर हम बोलते हैं वाइट साइड के ब्राइट साइड तो सबसे एक्सलेंट कैरेक्टर दैट इज़ द निटलई. शी इज़ अवे फ्रॉम द यूनिवर्सल एटीट्यूड, हैज़ नो ड्रेड एंड टोटली क्लीन. ठीक है, उसके बाद करनाद वाइजली ब्रिंग्स द इशू ऑफ आइडेंटिफाइड इन द कन्वेंशनल इंडियन लेडीज़. जो किस तरह से पहले की जो लेडी हुआ करती थी वो कितनी ज़्यादा पवित्र हुआ करती थी, तो वो फेस भी दिखाया गया है. Karnat postmodern attempt to highlight the romanticized and the suppressed category like the lower caste, demon, artist. तो ये भी दिखाया गया एक पोस्ट मॉडर्न राइटिंग भी है कि पोस्ट मॉडर्न राइटिंग का मतलब किस तरह से जो पहले चीज़ है अब हमारी जो है सोच उसको लेके बदल चुकी है, तो वो ही दिखाया गया था. पोस्ट मॉडर्निज्म का भी ये परफेक्ट एग्जाम्पल है. जैसे इस वाले स्लाइड में अगर हम देखते हैं तो इस पे जो है तो मेजर इश्यूज इसमें देखने को मिलते हैं. तो एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि फॉर आंसर राइटिंग इसमें जो वर्ड्स हैं क्योंकि एपिक से लिए गए हैं तो इसमें जो वर्ड्स की जो सिलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा टफ हो सकती है, किस तरह के वर्ड यूज़ करने हैं. दैट ही एक्सप्लेन्स द ट्रू मीनिंग ऑफ द सेक्रीफाइस एंड ऑल्सो द रिचुअल. देखो जैसे कि यहाँ पे एक रेन और दूसरा हमारे पास फायर है. दिस इज कॉल्ड द ड्यूअलिटी. तो यानी ड्यूअलिटी कंसेप्ट है और ड्यूअल के ऊपर मैंने ऑलरेडी कई सारे स्लाइड्स इसमें ऐड कर रखे हैं. तो यानी यहाँ पे जो फायर है, फायर किस चीज़ का सिंबल है एंड रेन किस चीज़ का सिंबल है, ये दोनों ही एक तरह से अपोजिट है और इसी तरह से सिंबल भी यूज़ किया गया है. तो ये राइटिंग जो है एज एन डीप एंड एलिग्री है क्योंकि एक्सटेंडेड सिंबल यूज़ कर रखा है और सिंबल का बहुत ही डीप मीनिंग है. और कंक्लूजन में अगर हम आते हैं द फायर इन द रेन, ये कंक्लूजन एक बार आप देख लेना इसे. अब इसी तरह हम पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव देखते हैं. दिस इज इम्पॉर्टेंट अगेन. जो ये राइटिंग जो है वो पोस्ट कॉलोनियल है. देखो द टर्म पोस्ट कॉलोनियल रिफर्स आर टू द वेज इन विच द रेस, एथनिसिटी एंड द कल्चर एंड द ह्यूमन आइडेंटिटी आर प्रेजेंटेड. देखो एक तो पोस्ट कॉलोनियल का सिंपल मतलब है जिनको कॉलोनाइज किया था ब्रिटिशर ने, उसके बाद जब वो इंडिपेंडेंट हो गए तो उसके बाद जो उन्हीं फैक्ट को और कल्चर के बारे में लिखना
और अपने कल्चर को वो किस तरह से स्ट्रैंगुलेट किया गया, किस तरह से घोटा गया और उसमें एक नई सोच के से लिखना, दैट इज़ कॉल्ड पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग। तो यानी जिस समय कॉलोनाइज़ थी यानी कॉलोनी थी ब्रिटेन की, उस समय जो चीज़ हुआ, किस तरह से हमारे कल्चर को डिस्टॉर्ट किया गया और किस तरह से बाकी सारा सिनेरियो जो चेंज किया, सोशल कंडीशंस में जो बदलाव आए, उन सबको इंडिपेंडेंट होने के बाद फ्रेम करना, उसे पोस्ट कॉलोनियल कहते हैं। पर एक और है पोस्ट कॉलोनियलिज्म का मतलब कि हम कभी रेस और एथनिसिटी, कल्चर और इवन ह्यूमन आइडेंटिटी की भी बात करते हैं, तो उसे भी हम पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग लिखते हैं, उसे भी हम पोस्ट कॉलोनियल के अंडर लेते हैं। अब जैसे कि द फायर एंड द रेन जिसे 1998 में लिखा गया, द वुमेन के सबॉर्डिनेशन का बहुत बड़ा गेम है इसमें, एंड द कंसेप्ट ऑफ द आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी और वुमेन सबॉर्डिनेशन और सबाल्टनिज्म, देखो ये हर एक वीडियो में मैंने बताया सबाल्टन का रियल मतलब होता क्या है। तो ग्रामची ने ये टर्म को इंट्रोड्यूस किया था सबाल्टन, और उसके बाद सबाल्टन का डू द सबाल्टन स्पीक या कैन सबाल्टन स्पीक, ये वर्क जो है गायत्री चक्रवर्ती स्पीवक लेके आई थी। तो यहाँ पे सबाल्टन का मतलब क्या होता है, जो भी मेन स्ट्रीम से बाहर है, जो आउट ऑफ स्ट्रीम है, जैसे कि वुमेन, वुमेन को वो सारे जो हैं जो भी फैसिलिटीज़ जो मेल को मिलती हैं वो सारी नहीं मिल पाती, तो वो हम सबाल्टन के अंदर कंसिडर करते हैं। या ट्राइबल्स, ट्राइबल्स भी किसके पार्ट है, सबाल्टन के, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम में जो लोग होते हैं उनको सारे तरह के राइट्स वगैरह फ्रीडम सब कुछ मिलता है, जबकि इन लोगों को नहीं मिलता, तो यही सबाल्टन्स है। तो यहाँ पे देखा हमने कि ट्राइबल में जैसे निटलई का जो केस है वो ट्राइबल का है, और उसके साथ साथ वुमेन में यानी विशाखा और नितलई दोनों का जो है, और मेल डोमिनेंस कितना ज़्यादा हाई लेवल पे दिखा रखा है यहाँ पे। तो इन सबको थ्रू देखते हुए हम बोल सकते हैं द फायर इन द रेन इज़ एन परफेक्ट एग्जांपल ऑफ पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग। तो वही सारे हमेशा देखो पेट्रियार्कल डोमिनेंस को दिखा रखा है, एंड इट रिफ्लेक्ट द सब्जुगेशन ऑफ द वुमन को दिखा रखा है, एंड इवन द कर्नट फोकसेस ऑन द इशू द नेचर ऑफ द मॉडर्न मैन एंड द पेट्रियार्की दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वुमन। तो ये सब जो आइडेंटिटी का कंसेप्ट आ गया, सबाल्टनिज्म का कंसेप्ट आ गया, ये सब जो राइटिंग है ये पोस्ट कॉलोनियल ग्राउंड पे लाके खड़ी कर देती है किसी भी पीस ऑफ राइटिंग को। और ये भी दिखाया गया हमें हाइपोक्राइस, ठीक है, तो यानी जिस तरह से हाइपोक्राइट है और हिपोक्रेसी जिसे हम बोलते हैं यानी दिखावा, ये जो ब्राह्मण कल्ट है ये कितने सुपीरियर माने जाते हैं, पर यहाँ पे जब हम देखते हैं विशाखा के साथ किस तरह से रेबिया जो है वो पेश आ रहा था, किस तरह से स्लट की तरह ट्रीट कर रहा था उसका खुद का हस्बैंड, ठीक है, और साथ प्रभासु यानी, और उसके साथ साथ जो है यवाकरी ने भी ऐसे ट्रीट किया। तो ये जो पुरानी सोच और पुराने जो एजेंडा है और किस तरह से आइडेंटिटी जैसे कंसेप्ट को डिसॉल्व किया गया है वुमेन के, तो इस तरह से फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव की भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेस हो सकता है, और साथ ही साथ पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग का भी। द नेक्स्ट इज द प्रेडिकमेंट ऑफ द वुमेन इन द प्ले, इस पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं। इट मीन द प्रेडिकमेंट का मतलब होता है द कंडीशन, तो कंडीशन ऑफ वुमेन, ठीक है, तो फेमिनिस्ट ग्राउंड से और फीमेल वाली साइड से हमें देखना है किस तरह से लिखी गई है राइटिंग। वुमेन की कंडीशन के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन यहाँ पे कर्नल ने किस तरह से मैन एंड वुमेन रिलेशन को दिखाया है, तो यानी पेट्रियार्कल डोमिनेंस से और मेल डोमिनेंस एंड मेल शावनिज्म जैसे कंसेप्ट यहाँ पे साफ देखने को मिलता है। द फायर एंड द रेन, द विशाखा एंड द निटिलई, तो ये दो प्रोमिनेंट कैरेक्टर हैं यहाँ पे एज एन फीमेल कैरेक्टर हु बिकम द विक्टिम्स ऑफ द पेट्रियार्कल हेजमनी। बिल्कुल, दीज कैरेक्टर इन द प्ले राइट थ्रू द लाइट ऑफ द वुमेन आर द शेकल इन द सोशल कन्वेंशन, किस तरह से इन्हें घेरा गया है, द वुमेन को किस तरह से ट्रेडिशनल रूल्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। विशाखा इज़ 26-ईयर-ओल्ड ब्राह्मण, और जिसको दैट हु लव्स या वाकरी, पर फिर भी उसे ज़बरदस्ती किससे शादी करवा दी जाती है, उसकी प्रवासु से, और कि दैट ही हैज़ ग्रज अगेंस्ट द सोसाइटी एंड स्पेशली द रबियास फैमिली। तो रेबिया इज़ मेड ए रॉयल प्रीस्ट, उसे रॉयल प्रीस्ट कंसिडर किया जाता था रेबिया को, जबकि उसके अंदर ऐसे कोई भी गुण नहीं थे। विशाखा इज़ मैरिड टू प्रवासु, उसकी प्रवासु से शादी करवा दी गई। एंड द रेबिया डिस्पाइट हर अनविलिंगनेस शी हैज़ टू ओबे हर द फादर डिसीजन, उसे अपने फादर के डिसीजन को मानना ही पड़ा यानी विशाखा को। एंड यस, फादर वॉज हैप्पी एंड आई वॉज मैरिड ऑफ टू प्रवासु, आई डिडेंट वॉन्ट टू, बट दैट डिडेंट मैटर। इट मीन द कर्नट 14, पेज नंबर 14 पे ये सारी लिखी बातें हैं कि वो प्रवासों से शादी कर ली उसने, पर उसके अंदर से वो जो है इच्छा नहीं था। तो यहाँ पे एक तरह से मैरिज जैसे कंसेप्ट पे भी, मैरिज एज एन सोशल इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूट डेफिनेशन है रिगार्डिंग टू द मैरिज, के एक तरह का ये इंस्टीट्यूट है, एक तरह का ये डीलिंग होती है, तो उस तरह के बहुत वैसे कंसेप्ट को भी यहाँ पे साफ दिखाया गया है।
तो विशाखा अंडरगोज द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एक्सप्लॉयटेशन, दोनों तरह की एक्सप्लॉयटेशन इसके साथ हुए हैं। एंड बट द फैमिली इज अ टिपिकल इंडियन दैट वन एंड डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग विल पावर, मेल की पावर पूरी दिखाई गई है यहाँ पे। द किंगडम हैज़ बिन सफरिंग द ड्रॉट, 10 साल तक वहाँ पे जो है, जो किंगडम किंग के जो पैलेस है वहाँ पे बारिश नहीं होती, तो इसलिए याजना परफॉर्म करवाई गई। याजना मीन्स फायर सेक्रीफाइस। और उसमें विशाखा जो है, विशाखा इज लेफ्ट द मर्सी ऑफ द रेबिया, यानी विशाखा को रेबिया के हवाले छोड़ के, यानी उसका हस्बैंड परवासु चला जाता है बिना विशाखा से बोले कि ऐसे। और उस टाइम तक वो जो टॉर्चर का सीन मैंने आपको पहले भी स्लाइड में दिखा रखा है, किस तरह वो उसे मारता था, और यानी उसका जो फादर इन लॉ है उसके साथ होर भी कहता था उसे, रोलिंग इन मड यानी मिट्टी में भी घसीटता था, ये सारा सीन। और उसके की तरह उसने ट्रीट किया। एंड दिस लिटिल चेंज एंड द युवकरी टेक्स द रिवेंज ऑफ द रबियास फैमिली, उसका सिर्फ एक ही था, रिवेंज लेना। और रिवेंज लेने के लिए उसने एक तरह से यहाँ पे विशाखा का यूज़ किया है। एंड ही इज़ ऑफेंडेड बाय द फैमिली एंड ही इज़ एनरेज्ड बाय द प्रवास, ही इज़ मेड अ चीफ प्रीस्ट, उसे इस बात की दिक्कत थी। तो ही डिस्क्लोज हिज वाइल इंटेंशन बिफोर विशाखा, जब विशाखा उससे पूछती है तो वो बताता भी है अपने बारे में कि व्हाट मैटर इज़ दैट आई हेट योर हस्बैंड फैमिली, बस मेरे को एक दिक्कत थी कि मैं तेरे हस्बैंड की फैमिली को बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ उससे। एंड माई फादर डिजर्व टू बी इन्वाइटेड एज अ चीफ प्रीस्ट, और मेरे फादर को एज एन चीफ प्रीस्ट बनाना था, पर उन्होंने बना किसको दिया, परवासु यानी तेरे हस्बैंड को, इसीलिए मैंने तेरा यूज़ किया है। तो यहाँ पे फीमेल एज एन कॉमोडिटी, ये भी एग्जांपल दिखाया गया, पर इतना ज़्यादा फ्रेजाइल नहीं है। ठीक है, कर्नत की जो फीमेल है वो इतनी ज़्यादा फ्रेजाइल नहीं है इसके प्ले में। अब हमें दिखेगा लास्ट में किस तरह से वो अपनी पावर में दोबारा आएगी। को लिखा गया है जैसे कि द कर्नत प्रेजेंट द अदर साइड ऑफ द विशाखास कैरेक्टर टू, शी इज़ नो लॉन्गर रिमेन्स अ डम्ब एंड दी कम्प्लीटली चेंज, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डम्ब और उससे बिल्कुल बंधी हुई दिखाई गई हो। शी इज़ अवेयर ऑफ द ड्यूटी ऑफ द वाइफ एज वेल एज ऑफ द हस्बैंड, उसको दोनों का रोल पता था। व्हेन यवाकरी अराइव्स एंड शी विलिंगली सरेंडर्स हर बॉडी, बेशक उसने यवाकरी को अपनी बॉडी को जो है वो सरेंडर करा, क्यों, क्योंकि परवासु ने एज एन हस्बैंड का रोल प्ले नहीं करा, तो इस वजह से परवासु एज एन हस्बैंड फेल हो जाता है, तो जो है वो उस तरफ मूव करती है। शी इवन boldly confessed that her extramarital relationship with the Yavakri before her father-in-law and her husband, वो बता भी देती है कि उसका जो है रिलेशन है यवाकरी के साथ। जब आप बहुत डिटेल में जाते हैं तो ये बिल्कुल बताती है वो। एंड थ्रू आर एक्ट द रिलेशनशिप आउटसाइड द मैरिज शी चैलेंजेस द पेट्रियार्कल रेगुलेशन, यानी पेट्रियार्कल सिस्टम को उसने सीधा एक चैलेंज किया है। और जब वो बताता है कि यवाकरी के किस तरह से उसने उसका यूज़ करा, तो कैसे रिएक्ट करती है वो, दैट इनफ यवाकरी, डोंट से एनीथिंग मोर, आई डोंट नो, वांट टू नो, एंड इट्स माय फॉल्ट, आई शुडंट हैव यील्डेड टू यू। वो कहते हैं ये तो मेरी गलती है और अब मुझे ज़्यादा सुनना नहीं। और उसके बाद उसके कमंडलू में से जो मैजिक वाटर है उसको भी पलटा देती है। ये यहाँ पे दिख रहा है कि किस तरह जो फीमेल है एज एन फ्रेजाइल और इतनी जो है वीक नहीं दिखाई गई। यहाँ पे बिल्कुल टक्कर चल रही है और एक बहुत ही बैलेंस वे में लिखा है यहाँ पे करनद ने। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे ऐसे ऐसे जो पॉइंट्स है उसे उठा लो, जैसे कर्नट्स, द फायर एंड द रेन, द इंटरप्ले ऑफ द रिचुअल्स एंड द प्रो सोशल मिथ एंड द ड्रामेटिक रियलिज्म, ये तीनों चीज़ इसमें है। तो यानी रिचुअल्स यानी जो चले आ रहे हैं, इट मीन द फायर सेक्रीफाइसेस, और उसके बाद जो है प्रो सोशल मिथ कि किस तरह से जो पहले सोशल मिथ चले आ रही है वो, एंड ड्रामेटिक रियलिज्म, और ड्रामा और रियलिटी का मिक्सचर है इसमें। The myth are generally accepted as an outcome of the primitive social rituals and concert with the deities and the demigods, ठीक है, ये पता है जो भी मिथ इन्हीं से कनेक्टेड होता है। एंड द फार रिमूव फ्रॉम द रियलिटी एंड द हिस्ट्री, और तो रियलिटी और हिस्ट्री से काफ़ी दूर होती है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन ड्रामेटिक मिथ प्ले इज एन इंटीग्रल एंड द पाइवटल रोल ऑफ प्रमोटिंग दिस सिम्बॉलिक ट्रुथ। तो भारत में जो है जितने भी मिथ यूज़ होते हैं उनका मेन इंटीग्रल और मेन पाइवट यानी मेन बेस जो होता है वो हाई डिग्री ऑफ रियलिटी को सामने लाने के लिए होता है। जैसे कर्नद ने इसमें दिखाया है, इसमें रियलिटी में रिवेंज जैसे कंसेप्ट को दिखाया है, इवन द लव के कंसेप्ट के ऊपर से टायर है, फीमेल के कंडीशन पे दिखा रखा है। The fire and the rain as an old story of the Yavakrita has been used to bring out the consequences of knowledge without wisdom. तो किस तरह से एक नॉलेज ले लो और उसके साथ अगर विजडम ना हो, जो कि एज एन केस क्या है यवाकरी का। यवाकरी ने नॉलेज तो ले लिया बट स्टिल विजडम नहीं आया उसके पास। तो यानी रियलिज्म अप्रोच है, ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा है इसको प्रेजेंट करने का, और रियलिटी बेस जो है मिथ को यूज़ किया जाता है। यानी कर्नत के जो मिथ हैं वो ऐसे नहीं है कि अपरूटेड हो या फिर वो रियल ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं हो, वो सारे जो है रियल ग्राउंड से कनेक्टेड होते हैं। और ये द इम्प्योर रिवेंज, रिवेंज इम्प्योर एंड द प्योर सेक्रीफाइस, प्योर सेक्रीफाइस किसका है, नितिलय का।
निकला एक ऐसी कैरेक्टर है जिसका प्योर सेक्रीफाइस देखने को मिलता है इन फॉर्म ऑफ रेन। देखो रिवेंज इज मोर साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल स्टेट्स गेट एक्टिवेटेड ऑटोमेटिक, ये तो पता ही ऑटोमेटिक। एंड दे थिंक दैट द डेथ ऑफ द जीजस, तो जीजस से कहीं ना कहीं इसको टच किया गया, जैसे जीजस की डेथ की एक बहुत बड़े सेक्रीफाइस है रिगार्डिंग टू द क्रिश्चियनिटी। और इसी तरह से गिरीश कर्नद ने जो महाभारत में और ये जो मतलब यहाँ पे किस तरह से सेक्रीफाइस दिखाया गया है किसका, नितिलई का, तो वो एज एन जीजस की तरह एज एन रोल प्ले किया गया है यहाँ पे। यवकरी वांट्स टू टेक द रिवेंज, सो ही गोज ऑफ फॉर द ओपिनियंस टू गेट द पावर। सारा कुछ जो है वो रिवेंज पे मूव कर रहा है, बट एक कैरेक्टर जो है दैट इज द बोल्ड कैरेक्टर एंड फिक्स कैरेक्टर एंड स्ट्रेट कैरेक्टर जिसे हम बोलते हैं द फ्लैट कैरेक्टर, और बहुत ही प्योर कैरेक्टर दैट इज द नितिलाई। अब ये कॉम्प्लेक्सिटीज़, ठीक है, सच में ह्यूमन की लाइफ की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है वो इसमें दिखाया है। द प्ले द फायर एंड द रेन अपीयर्स टू बी द पावरफुल एंड द इफेक्टिव पोर्ट्रेल ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, कि ह्यूमैनिटी के कॉन्फ्लिक्शन इसमें बहुत बड़ा गेम है। एंड द इन्फोर्समेंट ऑफ द एंशंट मिथ पैराबल लेजेंड फोकलोर्स, इन सब में ठीक है, ये यहाँ पे क्या है देखो, इट कैन व्यूड एज प्ले एज सेंटरिंग अराउंड द फायर ऑफ जेलसी, love, sex, lust for power modern man in questing for that ought to be quenched with the milky rain of the love, kindness and compassion। कितनी प्यारी लाइन लिख रखी है कि जेलसी, लव, सेक्स और लस्ट ये सारी चीज़ जो है वो फायर प्रेजेंट कर रही है। और इसमें जो है जो रेन है, रेन यहाँ पे सेक्रीफाइस कर दी, अल्टीमेट सेक्रीफाइस, द प्योर सेक्रीफाइस, जो कि किसने करा है, नितलई ने। Karna the approach in the modern that he display the convention motif of the folk art and the curtain so project the world of intensities, uncertainties and unpredictable denouement। ठीक है, तो ये अयंगर ने लिखा है रिगार्डिंग टू दैट ऑफ कर्नद, कर्नद की ये जो राइटिंग है कि किस तरह से वो ह्यूमन इंटेंसिटी भी प्रेजेंट करती है, अनसर्टेनिटीज़ और अनप्रिडिक्टेबल कंडीशन। तो ये सारी लाइन्स आपको याद रखनी जो आप आंसर राइटिंग में लिख के आ सकते हो। तो फायर एंड द रेन लुक्ड अबाउट द रिच डाइकोटॉमी ऑफ द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ द मॉडर्न सिनिस्टर वर्ल्ड। ठीक है, पापी दुनिया की वो दिखा रखा है किस तरह से डाइकोटॉमी है, किस तरह से डुअल कंसेप्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है। वेयर द फायर ऑफ द ह्यूमन लाइफ इज़ फाइनली लेट्स टू द इटर्नल डैमनेशन, यानी किस तरह से फायर जो है इंसान को अंदर ही अंदर ख़त्म कर देती है। और फिर वो ही रिडेम्पशन का भी है, किस तरह से फायर में देखा होगा हमने एंड वे परवासु कूद जाता है फॉर द रिडेम्पशन, और कहीं ना कहीं अपने वो जो अपने आप को रिडीम करने के लिए और रिपेंट की फीलिंग को कहीं न कहीं कंट्रोल करने के लिए या दिखाने के लिए कि वो, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे किस तरह से आइडेंटिटी क्लैश के रिगार्डिंग, या फिर हम बोल सकते हैं द ब्रेन और द माइंड एंड हर्ट कन्फ्लिक्शन। जब माइंड एंड हार्ट कन्फ्लिक्शन जो होता है, यानी दिमाग और दिल की जब लड़ाई होती है, दैट लीड्स इन डैमनेशन। और यहीं पे कैरेक्टर जो है वो पूरा अंदर ही अंदर जो है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है, उसका आईडी डिसॉल्व हो जाता है, दैट लीड्स दी सुसाइड। तो यही देखने को मिलता है यहाँ पे, जो साइकोलॉजी का कंसेप्ट है उसको भी टच करा है यहाँ पे। तो माइंड एंड हार्ट कन्फ्लिक्शन, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्शन होने से आईडी डिसॉल्व होने की वजह से सुसाइड, द केस ऑफ बरवासु, कैसे वो फायर में कूद जाता है। इसी तरह से टी एस इलियट की एक द वेस्टलैंड बहुत ही फेमस पोएम है और सबसे टफ है, जिसमें 6 to 7 या और आई थिंक द 12 लैंग्वेजेस, देख लेना 7 8 या कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया है। और जिसकी लास्ट लाइन है दत्ता दयात्मा दाम्यता शांति शांति शांति, द वेस्टलैंड 1923 432 से 433। यहाँ पे दिखा रखा है किस तरह से जो कंसेप्ट है और संस्कृताइजेशन और संस्कृत कंसेप्ट, जहाँ पे इमेंसिपेशन यानी मुक्ति जैसे कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। जो ये राइटिंग है यहाँ पे फायर इमेंसिपेशन को प्रेजेंट करती है, मुक्ति को। अब ये भी इम्पोर्टेंट, द फायर एंड द रेन दोनों डुअल हैं और बिल्कुल अलग हैं, और एक दूसरे के ऊपर अगर असर डाले तो बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। द प्रेजेंट दिस स्टडी अबाउट द आइडिया ऑफ द कन्फ्लिक्शन टेंशन एंड द ड्यूअलिटी, ये पहले ही बता देती है कि कंसेप्ट में द ड्यूअल कंसेप्ट इसमें मूव करने वाला है। द डिफरेंसेस ऑफ द कॉन्स्टेंट ब्रीडिंग एंड द कॉन्फ्लिक्ट, यही होती है जो कि ब्रीड करती है रिगार्डिंग टू कॉन्फ्लिक्शन। ये डिफरेंसेस, ऐसे डिफरेंसेस की वजह से कॉन्फ्लिक्शन होता है। Duality arises out of the conflict. As the title of the play, The Fire and the Rain suggests the play focuses on the negative and the positive human condition. बिल्कुल सही। Jealousy, betrayal, deceit, ये and the selfless love। तो एक तरफ जो है जलन है, धोखेबाजी है और पूरा छल है, तो उसको दूसरी तरफ सेल्फलेस लव से कंपेयर किया गया। देखो जेलसी, बिट्रेयल, ये सारे कैरेक्टर जो हैं, ये जितने मेजर कैरेक्टर हैं वो सारे कैरेक्टर इस तरफ मूव हो जाते हैं। जेलेसी को लेके, बेट्रेयल को लेके, डिसीट पर। एक सेल्फलेस लव को लेके सिर्फ एक ही कैरेक्टर निटलई इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कैरेक्टर जिसको प्लेस किया गया है। और बस इतना ही बहुत है इसमें।
द नेक्स्ट इज द ऑफ द वोटिंग मीन्स शपथ, शपथ लेना ऑफ मैरिज, कि किस तरह से मैरिज में जो है वो कस्में वादे खाई जाती है, और वो एक तरह के पेट्रियार्कल डोमिनेंस होता है, एक तरह की वो डीलिंग है, एक तरह का एज एन इंस्टीट्यूट है, क्योंकि मैरिज की डेफिनेशन गूगल करते हैं एज एन इंस्टीट्यूट। तो एक तरह से सब कुछ पहले से डिज़ाइंड होता है, सब कुछ को देख करके चलना होता है इसमें। तो ये डील है, इट्स नॉट अ लव। वो यहाँ पे बिल्कुल जो बात हम देखते हैं कि द रियल डेफिनेशन ऑफ द मैरिज, वो यहाँ पे बिल्कुल सही दिखती है। कर्नत कंटेम्पलेट्स द मैरिज एज अ सिस्टम ऑफ द सेक्रीफाइस ऑफ द वुमेन। मैरिज का सिंपल मतलब है इट मीन द सेक्रीफाइस ऑफ द वुमेन इन द हेकेटॉम अरेंज एज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी। हेकेटॉम सिंपल मतलब होता है कैटास्ट्रॉफी, यानी सब कुछ जिसमें बर्बाद हो जाए। तो यानी मैरिज एक ऐसी चीज़ है जिसको करते हैं ताकि सब कुछ बर्बाद हो जाए, वो दिखाया गया इसमें। And the Vishaka and the Nitalai on the sufferers in the play, the fire and the Rhine for the final decision taken by their family। तो हर किसी दोनों केस में हमने देखा फाइनल डिसीजन किसने लिया, फैमिली ने लिया, और फैमिली ने थ्रू मैरिज के ये सारा कुछ लीड किया है। तो यानी मैरिज एक तरह से यहाँ पे फेलियर दिखाया गया है मैरिज का, इवन फॉर द वैदिक काल में भी फेलियर है। ठीक है, बाकी आप देख लेना इसे। अब यहाँ पे सेम देख लेना, जैसे कि हम देखते हैं अग्नि मत्तु मेलई। ठीक है, तो ये अग्नि मीन्स दी फायर, और उसके बाद एंड मीन्स मट्टू, एंड मेल मीन्स मेलई मीन्स रेन। तो फायर एंड रेन, दिस इज द डाइकोटॉमी। तो डाइकोटॉमी रिगार्डिंग है, इवन द कास्ट को लेके डाइकोटॉमी भी है। इवन द सुपीरियर कास्ट ब्राह्मण, और दूसरी तरफ ट्राइबल भी दिखा रखा है, ट्राइबल, जो कि नितलई जो है उसका केस आता है कि जैसे शाम से अगर पहले नहीं आए तो शादी नहीं हो पाएगी, पर किस तरह से कंसिडर करते हैं ट्राइबल लोग। और ट्राइबल्स में भी अलग एक पूरा सिस्टम है, उन्होंने भी मार दिया यानी नितलई को। तो एंड में देखते हैं कि ट्राइबल भी जो है वो कहीं मेल डोमिनेंस में मूव कर रही है, और ब्राह्मण जो है वो भी मेल डोमिनेंस में मूव कर रहे हैं। पर ब्राह्मण के अंदर ऐसा कोई भी वो नहीं है, एज अ डीप सटायर रिगार्डिंग टू द सुपीरियर कास्ट दैट इज़ द ब्राह्मण। बाकी ये सब देख लेना रोक के। अच्छा, माइथोपोइक होता है कंसिडरिंग मिथ एज इन सेंटर। तो मिथ को सेंटर पे लेके चलना है, और इस मिथ के थ्रू जो है एक रियलिटी जो है वो हम सबके सामने लेके आए करना, द फायर एंड द रेन, इस तरह के डुअल कंसेप्ट को लेके। और हर ह्यूमन जो है इसी से डिज़ाइन होता है, कुछ अच्छी चीज़ होती है पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव। तो अल्टीमेट जो है वो प्योरिटी और एक्सट्रीम एंड प्योरिटी किसी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। तो जो रियल ह्यूमन है, जो सच में होमोसेंट्रिक है, जो सच में रेनेसा है ना, ये इंडियन रेनेसा वाली फीलिंग, तो वो सच में जो जिस तरह से ह्यूमन है, द ट्रू डेफिनेशन ऑफ द ह्यूमन, वो यहाँ पे देखने को मिलता है। फायर एंड द रेन दोनों जो है हर ह्यूमन के अंदर होता है, बस किसी के अंदर कुछ कम और किसी के अंदर कुछ ज़्यादा। तो यहाँ पे ये दिखा रखा द मिथ ऑफ द महाभारत, और एक ऐसे सीन को उठाया है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, जो बहुत कम लोगों को पता है, और उस चीज़ को प्रेजेंट किया गया इन ऑर्डर टू प्रेजेंट द रियलिटी एंड द यूनिवर्सल फैक्ट, और यूनिवर्सल रियलिटी को। जैसे कई कंसेप्ट है, इवन द कॉन्जुगल रिलेशन दैट इज़ कॉल्ड द मैरिज, और इवन किस तरह से जो मीटिंग का कंसेप्ट, जहाँ पे ह्यूमन एज एन एनिमल की तरह प्रेजेंट किया गया है। तो दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ द डार्विनियन कंसेप्ट भी टच हो रही है। ठीक है, जिस तरह का क्वेश्चन आएगा आपको उस तरह से करना है। द प्ले विद इन प्ले इन शेक्सपियरियन स्टाइल ऑफ राइटिंग से पूरी टच्ड है। तो यहाँ पे मेरे चलना है, myth an established story of an apparently historical event is used to explain or understand the part of the world view of the culture। कल्चर को प्रेजेंट करने के लिए मिथ का यूज़ करते हैं, या फिर लेजेंड का या पैरेबल का, इन सब का। ओवर ए पीरियड दिस ओरल टेल्स आर हैंडेड डाउन इन द जनरेशन टू जनरेशन। ये ओरल टेल्स से पहले ओरल फॉर्म में थे, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुँचते गए, इसीलिए ये प्योर है। रिटर्न फॉर्म में आते तो कुछ ना कुछ मिक्स हो जाता, दस दे बिकम एन important part of the life, this is the real history। For instance, the Hindu mythology has become so deeply ingrained in the psychology of the most Indians, and some of them would रामायण महाभारत, ये कुछ कहानियाँ जो है oral form में exist करती हैं। सो यहाँ पे हमें बता रखा था प्रेजेंट टाइम द वर्ड मिथ इज़ यूज इन ऑलमोस्ट ऑल इनकम्पासिंग मैनर एंड इज़ यूज टू रेफर टू इवन द फॉक टेल्स और द लेजेंड। तो कोई भी कहानी हो, जो फॉक टेल्स हो, कोई भी लेजेंड चली आ रहा है, उसको मिथ बोल देते हैं। सो टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मिथ, पर ये रियल टर्म में मिथ की डेफिनेशन नहीं है। इफ स्टोरी इफ इट compromises the heroic elements and involves the human rather than the supernatural, it is legend not a myth। अगर कोई भी ऐसी कहानी हो जिसमें ह्यूमन की जगह कुछ सुपर एलिमेंट हो या सुपर नेचुरल एलिमेंट है, तो हम उसे क्या बोल देते हैं, वो लेजेंड है, इज़ नॉट ए मिथ। सिमिलरली इफ ए स्टोरी हैज़ ए सुपर नेचुरल एलिमेंट्स एंड बीइंग, इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ द सिस्टमैटिक मिथोलॉजी।
तो होता क्या है दैट द नेगेटिव डेफिनेशन फैला रखी है इस समय मिथ की, कि जिसमें सुपर नेचुरल चीज़ हो दैट इज़ द मिथ, जबकि मिथ जनरली श्रेडेड इन मिस्ट्री। मिथ का सिंपल मतलब होता है मिस्ट्री, उसमें कुछ ना कुछ मिस्ट्री होगी और कुछ ऐसी चीज़ होगी जो कि अंडरस्टैंडेबल हो, कुछ एक मॉरल थॉट होगा उसमें, दैट इज़ द मिथ। तो इस तरह के मिथ को जो है वो समझते हैं कौन, कर्नद, और कर्नद की ने इस तरह से प्रेजेंट किया रिगार्डिंग टू मिथ। मिथ और लेजेंड में भी यहाँ पे डिफरेंस रखा गया कि सुपर नेचुरल एलिमेंट ऐड कर देना मिथ नहीं हो जाता। मिथ का मतलब बहुत कुछ अलग होता है, उसमें एक मिस्ट्री होना चाहिए, अगर मिस्ट्री कंसेप्ट है तभी वो मिथ है। तो यही सारी बातें सेम के देख लेना, जो इंपॉर्टेंट लगे इसलिए ऐड कर रखी ताकि आपको कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिल सके, वो आप यहाँ पे देख लेना। नाउ द नेक्स्ट इज द क्वेस्ट फॉर द नॉलेज एंड द सुप्रीमेसी। दो चीज़ यहाँ पे साफ देखने को मिलती है, तो सुप्रीमेसी जो कि ब्राह्मण उसमें दिखाया गया है कि अपने आप को सुप्रीम समझना, और इवन सुप्रीमेसी को लेके भी लड़ाई चल रही है। और द नॉलेज का क्वेस्ट, जो कि ये वाकई इज इन परफेक्ट एग्जाम्पल कि नॉलेज चाहिए वेदों का, और उससे कोई शॉर्टकट नहीं होता, और नॉलेज और विजडम के बीच में जो है डिफरेंस यहाँ पे रखा गया है, वही सारी बातें यहाँ पे लिखी गई है। द फायर एंड द रेन इज कैरेक्टर पोजेस द रिवेंज, हेट्रेड, फ्यूरी, jealousy, unrestrained desire and the malice to assert their self identity। तो ये जो एनवी का कंसेप्ट है, वेंजिनेंस है और कॉम्पिटेंस है, ये सारा जो है कंसेप्ट इसमें दिखाया गया। इवन बाइबल भी इस चीज़ को प्रेजेंट करती है, और सेवन डेडली सिन में, ठीक है, और द सेम हम इसमें देखते हैं इवन इन आवर वेद। ठीक है, तो ये जो चीज़ है दैट लीड्स द अल्टीमेट डैमनेशन ऑफ द ह्यूमन, जिससे ह्यूमन डैम हो जाते हैं, बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं, कन्फ्लिक्शन रेज हो जाता है, दैट लीड्स टू द सुसाइड। वो सारे कंसेप्ट इसमें टच कर रखा है उन्होंने। आपके दैट इंडियन राइटिंग में, इंग्लिश में इनकी बहुत वैल्यू है। द कन्नड़ एम्प्लॉय द मिथ, लेजेंड्स, फॉकटेल्स, हिस्ट्रीज, ये सब बहुत यूज़ करते हैं। मैसूर स्टेट अवार्ड, मैसूर मीन्स तमिलनाडु, ओल्ड नेम ऑफ द ओल्ड नेम इज़ मैसूर, आज इसे तमिलनाडु बोलते हैं। और सबको पता होगा द टाइगर ऑफ मैसूर, टीपू सुल्तान। कमला देवी अवार्ड भी मिल रखा है, इवन साहित्य अकेडमी अवार्ड कर्नाटका। नागमंडल बहुत फेमस वर्क है, अगर आपने पढ़ा हो, आपके सिलेबस में हो। पन्ना अपन्ना है ना, किस तरह से वो एक कड़ी बनाते हैं और उसके थ्रू जो ले लेता है वो नाग जो है वो आदमी बन के आने लग जाता है। एंड द सेम इज़ दैट अग्नि, मत्तू, मलई, और इसी तरह से हयावाद ने। तो बहुत सारे इस तरह के वर्क लिखते हैं जो कि हमारे बिल्कुल कल्चर और रिलीजियस, और साथ ही साथ जो एपिक जो है रिगार्डिंग टू हिंदू, या फिर जो एक लेवल वाले एपिक्स हैं उनसे, जैसे रामायण के कुछ सीन उठा लिया, कुछ महाभारत के कुछ सीन्स उठा लिए, कुछ कन्नड़ वन्नड़ में जो भाषा में है उनके कुछ है। तो ठीक है, स्टेट लेजेंड्स हो चाहे वो नेशनल लेजेंड हो, तो इस तरह में, या नेशनल मिथ हो, उनके कंसेप्ट को उठा के रिफाइंड किया गया है। एंड दिस रिफाइनिंग इज़ सो परफेक्ट, जैसे यहाँ पे भी रिफाइनिंग किया, जैसे भारद्वाज हो गया और रेबिया हो गया, कई रियल उसमें दिखाया दे आर दी फ्रेंड्स, पर हमें यहाँ पे किस तरह से उसे रिफाइन किया गया, एज एन ब्रदर दिखाया गया है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द रिफाइनिंग टेक्निक ऑफ कर्नद। तो इस तरह से कर्नद जो कुछ कंसेप्ट को ऐड करके उसे रिफाइंड करके प्रेजेंट करते हैं हमारे आगे, और जिससे कि एक तरह से एक मॉरल लेसन भी लीड किया जा सके। बाकी देखो यार, ये मटेरियल है, आप इसको देख के लिख सकते हो। द कैरेक्टर ऑफ यवा का मैच होता है टू दैट ऑफ द क्रिस्टोफर मार्लो, द ट्रैजिक हीरो ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स। बिल्कुल सही, डॉक्टर फॉस्टर्स जिसको क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा था, और ये जो वर्क है अराउंड 16th सेंचुरी आपको मिलेगा। बहुत ही फेमस वर्क है, जिसमें डॉक्टर फॉस्टर्स के अंदर बहुत डीप क्वेस्ट था, इतना ज़्यादा आग थी अंदर पढ़ने की, सारी पढ़ाई ख़त्म हो गई, तो ये मूव हो गया टूवर्ड्स निक्रोमेंसी, काला जादू की तरफ। और इससे क्या हो गया, द डैमनेशन ऑफ द कैरेक्टर। डॉक्टर फॉस्टर्स के साथ 25 साल की डील साइन कर लेता है ये लूसीफर के साथ, शैतानों के भगवान के साथ, इवन शैतानों का जो मेन हेड है। और उसके बाद दैट लीड्स द डैमनेशन, और यहीं पे सेवन डेडली सिन भी दिखाया गया, मेफिस्टोफिलिस भी है। इस तरह के जो पहले से चले आ रहे थे क्लासिकल राइटिंग ऑफ द ब्रिटिश इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर, उसका एग्जाम्पल यहाँ पे देखने को मिलता है। कर्नल ने इसी तरह से फायर एंड रेन में यवाकरी के कैरेक्टर को रखा है, इसके अंदर भी डिज़ायर है टू गेट द नॉलेज, और पर विजडम नहीं हासिल करी, इस तरह से डॉक्टर फॉस्टर्स ने भी जो विजडम हासिल नहीं करी। तो आप कंपेयर कर सकते हो डॉक्टर फॉस्टर डायरेक्टली विद दैट ऑफ द यवाकरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे वही कहानी बता रखी है, ठीक है, सेम, एक बार आप रोक के स्लाइड देख लेना। द सेम इज हियर, नितलैया ट्राइबल गर्ल फ्रॉम दी हंटर फैमिली, ठीक है, एक बार देखो। और यहाँ पे कुछ डायलॉग्स आप कर सकते हो, जैसे नितलई राइटली आस व्हाई डिडंट यावकरी आस्क फॉर ए कपल ऑफ द गुड शावर्स, ठीक है, तो कुछ लाइंस हैं दैट इज़ इंपॉर्टेंट, जिसको आप कोट करके लिख के आ सकते हो।
और जैसे हम देखते हैं एट द एंड ऑफ द प्ले ऑल द फायर, हंगर, पावर, जेलसी आर कॉन्कर्ड एंड एग्जॉस्टेड एंड द डैमेज एज एन इविल एक्ट, सब खत्म हो जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाते हैं। एंड द वेरियस डिवाइसेस लाइक मास्क यूज़ किया गया, दैट इज एन अफ्रीकन मास्क के कंसेप्ट से आप लिख सकते हो, अफ्रीकन स्टाइल ऑफ राइटिंग जो मैंने पीछे बताया भी आपको। द टारगेट हर एक उसमें आपको मॉरलिटी मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि अगर आप एपिक की राइटिंग को उठाते हो तो ये कहीं ना कहीं चीज़ होती है दैट यू हैव टू स्ट्रीमलाइन योर वर्क इन ऑर्डर दैट यू गेट द अल्टीमेट मोरालिटी फ्रॉम इट। तो इस तरह से आपको स्ट्रीमलाइन करना है इस वर्क को, और हर ट्रेसेस को इस तरह से फिट करना है दैट यू गेट अ स्ट्रीक ऑफ, दैट यू गेट इवन ए सिंगल स्ट्रीक ऑफ मॉरल लेसन, ताकि एक बिल्कुल रिफाइंड लेसन मिले, एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे से हमें एक मॉरल लेसन मिले। तो ये ही यूज़ करते थे यहाँ पे करनत। करनत का स्टाइल यही है कि पीछे से उठाओ कोई वर्क, और एक ऐसा वर्क जो कि बहुत कम जानते हो, और उसके बाद एक मॉरल लेसन उसमें ऐड करना है। तो फाइव पास इसके रिगार्डिंग, इसलिए मैं इस वीडियो को लेके आया। किस तरह की आपको वीडियो लगी प्लीज़ कमेंट नीचे ज़रूर करो, और अगर आपके पास कोई ऐसा हो जिसको जो वर्क आपको समझ नहीं आ रहा, तो 15 से 20 दिन पहले इसी में कमेंट कर दो नीचे, एंड ऑल्सो मेंशन द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी। ये मेरी ईमेल आईडी, अगर आपको कुछ स्पेशल अगर कुछ भेजना हो तो, एंड टेलीग्राम पे फील योर विंग्स चैनल को ज़रूर ज्वाइन करो, क्योंकि जो भी वीडियोस आती हैं सब इसमें एट ए टाइम उसी टाइम पे पोस्ट कर दी जाती है। फेसबुक आईडी है अगर आप मुझे रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो, दिस इज़ द व्हाट्सएप नंबर। अगर कोई स्पेशल अगर आपको रिक्वेस्ट करना हो किसी वर्क के रिगार्डिंग, या कोई एक स्पेशल रिक्वेस्ट करना हो, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हो इस नंबर पे। ठीक है, और थैंक यू सभी को, और यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं कर रखा है तो।